जो शेरपा था वो स्ट्रॉन्ग था, वो आगे चला गया था, पर जो क्लाइंबर था उसका पैर फिसल गया। वो पैर फिसला, इसलिए शेरपा और क्लाइंबर एक दूसरे के लॉक एंकर्ड थे, एक दूसरे से, दोनों भी गिर गए नीचे। हाँ जी बिल्कुल, बॉडी भी नहीं मिली उनकी। तो ऐसे पॉइंट पे पहुंची थी मैं चली होंगी हिलरी स्टेप पे, और मैं हिलरी स्टेप पे फिसल गई। बाप रे। लकीली मैं एंकर्ड थी। आप सोचो अगर वो एंकर्ड पोजीशन अगर लूज हो गया होता किसी के वजन से इससे, तो वो एंकर के साथ मुझे लेके जा सकता था। समिट पे पहुंची, पहुंचते ही उड़ी मारी है पहली, बहुत जोर से उड़ी मारी मैंने। लिटरली मैंने कहा यार यही था जिसके लिए मैं इतनी तड़प रही थी। तो गाइज आज हम जुड़ चुके हैं एक ऐसी फीमेल एथलीट से जिन्होंने एवरेस्ट समिट पर किसी इंडियन ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट किया है, वहाँ पे लेके गए हैं। तो गाइज आज हमारे साथ जुड़ चुकी है सुविधा कड़लक मैम। मैम कैसे हो आप? बस आई एम ऑल फाइन। बोला तो आप मुझे कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपने एवरेस्ट का समिट के बारे में सोचा और कैसी प्रिपरेशन थी। और उससे पहले भी एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने क्या क्या किया उससे पहले, कि कौन से स्पोर्ट्स में आप हो, क्या क्या अचीवमेंट्स है आपकी, ये हम आपके आवाज़ में सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। आई एम अ मॉम एथलीट। मैंने अल्ट्रा मैराथन्स कई किए हैं, साथ साथ साइकिलिस्ट हूँ, स्विमिंग कर लेती हूँ, सो ट्रायथलीट हूँ, साथ ही साथ माउंटेनियर भी हूँ, और अच्छी माउंटेनियर कहलाती हूँ अभी फिलहाल। ये सब तो करते करते मैंने आई गेस अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर ली। साथ साथ अभी आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अ बुक ऑन मी, so that will soon come in picture as well. Yes. I take expeditions to Everest Base Camp, Annapurna Base Camp and other base camps. सारे base camps करवाती हूँ. I also take or organize, I'm an ambassador to Giri Kanya, so we organize international trips for women's special as well as mixed crowd. काफ़ी कुछ कर रही हूँ, मोटिवेशन स्पीचेस भी देती हूँ कई कॉलेजेस और स्कूल्स में। इतनी खास नहीं हूँ शायद, पर काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि एंड तक बहुत दिल से सब सुनते हैं। सो ये सब करती रहती हूँ। मम्मा हूँ 2 बच्चों की, एक बेटी है जो 9 साल की है, बेटा है जो अब 5 साल का है। सो दोनों की स्कूल स्टडीज़ ये सब संभालते हुए इतना सारा कर लेती हूँ। इतना सब कुछ मैनेज, मतलब इतने सारे स्पोर्ट्स और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मदर, कैसे मैनेज करते हो आप ये सब? कुछ करना हो तो बस, अगर आपको करना है ना तो कोई नहीं रोक सकता। तुम कोई भी रास्ता निकाल लेते हो, तुम अपने हर एक चीज़ को उस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हो, हर एक ट्रांजैक्शन को। जैसे अब बच्चे को खिलाना है तो बस खेलना है उनके साथ में, इसलिए तुम गार्डन में जाओ, पार्क में जाओ और उनको मिट्टी में छोड़ दो, तुम राउंड लो। ऐसा वाला करने से अच्छा तो ये है कि मैं क्लाइंबिंग जाती थी, मेरे बेटी और बेटा दोनों भी क्लाइंबिंग वॉल जाते थे, दोनों भी उसमें भी इंटरेस्टेड हो गए। सानवी गॉट सिल्वर मेडल when she was just 7 years old. Wow. So that's a big surprising thing for me, and that too at that age, that she could get me a silver medal in Tata Steel climbing competition at Jamshedpur. I was super happy. I said what I'm doing is right, and I'm sure this will take her or lead her to a right direction. Definitely. So being an inspiring mom to your kids is what बहुत सारे मॉम्स को लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। और वो बहुत कुछ कर सकती है। कि एक्चुअली क्या होता है, एक मॉम ही है जो सब कुछ फीड करती है, खाना बोलो या फिर नॉलेज बोलो या फिर स्ट्रेंथ बोलो, सब कुछ वो ही एक है जो फीड कर सकती है। क्योंकि हस्बैंड हैज़ हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नाउअडेज मदर्स आल्सो वर्किंग अनडाउटेड, पर फिर भी वही मदर खाना आके बना के खिलाती है, सब कुछ करती है, वो कहती है तो बेटा भी 10 मिनट लेट सही पर वो सुनता है। सो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो इफ अ मदर टेक्स हर स्टेप अहेड, शी कैन गेट द चेंज इन द सोसाइटी। अभी ये काफ़ी हो रहा है कि पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड टू गैजेट्स। ज़रूरी नहीं है गैजेट, एक्चुअल देखा जाए तो इतना ज़रूरी नहीं है उनके लाइफ में, उन बच्चों के लाइफ में। बहुत जल्दी तुरंत कम एज में स्पेक्स लेके बच्चे दिखते हैं, ये बहुत बुरा होने लग गया है अब। इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि
बच्चे वही इंटरप्रेट करते हैं जो अपने माँ बाप करते हैं। तो बेशक। सो अगर वो वही टाइम यूज करेगी, इफ अ मदर विल यूज दैट टाइम टू टेक हर चाइल्ड टू अ माउंटेन और मे बी टू अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, यू नो लाइक स्विमिंग। अब मैं स्विमिंग करती हूँ, मेरी बेटी भी स्विमिंग करता है, बेटी भी स्विमिंग करती है, इट बेनिफिट्स देम एंड मी बोथ। सो ये जब साथ में करते हैं ना तो उसका सक्सेस होता है। तीनों साथ में मोबाइल देखेंगे, उसका सक्सेस ऑब्वियसली पार्शली तो होगा, कुछ ना कुछ सीखेगा ज़रूर। मीडिया में बहुत सारी अच्छी सीखने वाली चीज़ें भी है, पर जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो वीकर साइड जा रही है, जिसको पुल करना ज़रूरी है। So, इसलिए मैंने सोचा ये मॉम ही कर सकती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और आप एक ऐसी मॉम हो जो बाकी सारे मॉम्स के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो। My pleasure. In fact, I'm grateful that God gave me an opportunity कि उन सब के लिए मैं ये सब नज़र में ला सकती हूँ या अटेंशन उनका सीख कर सकती हूँ इस बार। डेफिनेटली। थोड़ा सा इससे हटते अभी और माउंट एवरेस्ट पे आते हैं। आपने जो कहा माउंट एवरेस्ट के बारे में, जो ट्रेडिशन आप लेके गए माउंट एवरेस्ट पे, इंडियाज फर्स्ट फीमेल, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। मैंने काफ़ी यूनिक चीज़ की है। बेशक मैंने एवरेस्ट पे नववारी लेके गई थी, मैंने नववारी पहनी थी, तिरंगा भगवा दोनों भी वहाँ पे फड़काया था। और उस करने के पीछे का उद्देश्य ये था कि मेरा रिस्पेक्ट जो अपनी कंट्री के लिए था, आई वॉन्टेड टू बी एन आर्मी वुमेन। आई एम एन आर्मी वुमेन येट इन हार्ट। सो जस्ट इन केस कभी भी मुझे चांस मिले, कई लोग पूछते हैं, यू नो अभी 2 बच्चे हो गए तो भी इतना क्यों करते हो यार, 42 किलोमीटर रन कर लेते हो, 50 कर लेते हो, 70 कर लेते हो, बस हो गया, अब क्या और क्या हासिल करना है। तो मैं ये सोचती हूँ और मैं ये बताती भी हूँ सबको कि जस्ट इन केस अपॉर्चुनिटी आ गई, अगर कहीं कहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, पर अगर वर्ल्ड वॉर हो ही गया और ज़रूरत पड़ ही गई तो ये आर्मी मैन अब भी तैयार है सर्व करने के लिए। तो वो अगर तैयार रखना है तो उसके लिए प्रैक्टिस में रहना ज़रूरी है, जो मैं कर रही हूँ। यू आर लीडिंग so many women, so many camps. You are a army in itself. My pleasure. In fact ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे। In fact, most of the families are still worried if their wife goes out and if she tries some attempts, कोई भी particular transaction like maybe some sport attempt or maybe something, कहीं ये ना हो जाए कि she falls unwell, ये भी उनको डर है। लकीली उतनी स्ट्रेंथ सपोर्ट है कि कॉन्फिडेंस में हस्बैंड भी है कि मेरी बेबी कर लेंगी। सही है। तो एक एथलीट के बनने के ऊपर फैमिली का कितना बड़ा रोल प्ले होता है उसमें? बहुत बड़ा रोल है। I'll tell you one thing, पहले तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें इनकम बिल्कुल नहीं है। सो इफ़ यू आर एन एथलीट, पहले तो अगर कोई भी बच्चा अगर एथलीट बनने जाता है तो पेरेंट क्या सोचता है कि नहीं, पहले इसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, इसको कोई काम ऑफिस और सब कुछ की तैयारी करके दी जाए, फिर बाद में ये भले अपने सपने लिव करे, पर बिफोर दैट ही हैज़ टू गेट रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट। सो फैमिली को कन्विंस होने के लिए ना ये ऐसे वाले ट्रांजैक्शन पे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। पर जब आपकी शिद्दत दिख जाती है ना, जब आप डिलिबरेटली कुछ चीज़ करने पे हो, आपको बस करना ही है, आप बहुत ज़्यादा व्हाट वी से पर्टिकुलर हो जाते हो कि भाई मैं मेरा टाइम स्केड्यूल बनाया हुआ है, फैमिली को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको चाहिए सब कुछ वो परफेक्ट टाइम पे मिल रहा है। लाइक अ वुमन शुड सर्व द चाइल्ड फ्रेश फूड, वो मिल रहा है। अ वुमन शुड टेक केयर ऑफ देयर स्टडीज, वो मिल रहा है। साथ साथ इफ अ वुमन इज टेकिंग केयर ऑफ हेल्दी नीड्स ऑफ द चाइल्ड, तो फैमिली विल नेवर से नो। एंड दे आर सीइंग, बिफोर इवन आई वेंट टू एवरेस्ट, मेरी बेटी ने सिल्वर मेडल लाई, तो दैट वाज अ लाइव एक्सपीरियंस फॉर देम कि यार मेरे बच्चा राइट जा रहा है और मेरी बीवी जहाँ पे भी लेके जा रही है पर बिल्कुल सही लेके जा रही है और सही करवा रही है। ये कॉन्फिडेंस एक बार डेवलप हो जाए तो फैमिली भी सपोर्टिव हो जाती है, और मेरी फैमिली ने तो काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। इनफैक्ट वी बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली। यहाँ पर विलेज में पहले तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि दे विल एक्सेप्ट मी इन द कॉस्ट्यूम आई एम सिटिंग विद यू इन फ्रंट ऑफ यू। ये उस डिफ़िकल्टी से
टू दिस पोजीशन जो जंप लिया है, उसके लिए ऑब्वियसली उन्होंने उनके विचारों को इतने अपग्रेड किए क्योंकि उनको लगा कि आई वॉज वर्थ इट. इफ आई प्रूव्ड माई सेल्फ, नो वन वुड स्टॉप मी, राइट. अर्निंग पोर्शन मैंने 2014 में जब शादी की तब तक आई वॉज वर्किंग विद IBM Daksh. And about 8.5 years, sufficient I worked and I was like done with it. I couldn't live my passion. Because obviously IT world में social कितना हो सकता है बंदा, वो तो आज की डेट में सबको पता ही है. बेशक इनफैक्ट आजकल तो रिश्ता भी जोड़ने जाते हैं तो सोचते नहीं यार IT में ये पता नहीं वक्त देगा नहीं देगा बेटी बेटे को. तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो उस दरमियान तो मैंने सीरियसली काम किया. ऑब्वियसली हर RNR मीटिंग्स में जब भी वो रिकग्निशन होती थी तो मुझे यूँ लगता था कि यार ये नहीं, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड होता ना तो अच्छा रहता. मतलब वो ट्रॉफी वो मेडल लाते हुए भी मुझे इतनी मज़ा नहीं आती थी जो मुझे अब आती है जब मैं एक मैराथन भी दौड़ के आती हूँ ना. काफ़ी थकी हूँ, बस एक ही मेडल लिया है, भले उसमें मैंने स्कोर नहीं किया पर वो मेडल भी मेरे लिए इतना अचीवमेंट होता है, इतना बड़ा अचीवमेंट होता है क्योंकि इट इज़ एक्चुअली लिविंग द पैशन. तो बस फैमिली का तो बहुत बड़ा रोल था, मुझे काफ़ी मदद हुई है तब जाके मैं इस मुकाम पर पहुंची थी. 25 lakhs वाज द अमाउंट. हस्बैंड जस्ट सेड ओवरनाइट कि मैं कुछ भी करके कर लूँगा बेटा, तू इतना दूर तक पहुंची है, आगे मूव कर. क्योंकि मैंने आसपास 12 लाख रुपीज़ 11 लाख रुपीज़ जमा किए थे स्पॉन्सरशिप के, रिक्वेस्टिंग फॉर स्पॉन्सरशिप. तो मुझे तो यूँ था कि ये अमाउंट आया है, शायद एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचने तक बचा अमाउंट भी आएगा, लोग सपोर्ट करेंगे, पर अमाउंट नहीं बढ़ा. दैट इज़ व्हेन द फैमिली केम अप सेइंग कि कुछ भी हो जाए हम तो सपोर्ट कर रहे हैं. जब इतनी शिद्दत से तुम कसरत ले रहे हो, और पता है डेडिकेशन जो रहती है ना वो काफ़ी ज़रूरी है. जब डेडिकेशन से कुछ करते हो तो सराउंडिंग्स को भी दिख जाता है. इनफैक्ट मदर अर्थ, your nature, your mother, she herself realizes that this is what my child wants and she deserves to get it. इतने तक उसको मेहनत दिखाओ, हो जाता है सब कुछ. So much of wisdom. ये एक्सपीरियंस से ही आता है. बिल्कुल बिल्कुल बेशक. तो आप मुझे एक बात बताइए कि कौन से एज में आपने ये सब स्टार्ट किया, या कब आपको लगा कि आप ये आपको करना है, माउंटेनियरिंग में आपको जाना है? उम्र की 24 साल पे मैंने शादी के लिए हाँ कर दी. मैंने कहा अब तो आर्मी मैन बनने से रही मैं. अब आर्मी मैन बनने का सपना तो रह गया था. 24 में फिर मैंने शादी कर दी. मेरा प्लान ऐसा रहता है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल अग्री टू इट, बट मेजर ऑफ मैं सबको जो भी रिसेंटली मैरिड है सबको यही कहती हूँ कि यू नो व्हेन यू गेट मैरिड एट अ राइट एज, you have a child at a right age. जब you have a right age का child, he will complete his graduation in right age. When you will need his help, he should be an earning child. उस हिसाब से मैंने तैयारी रखी थी. So 24 को शादी, 25 को पहले बेटी. उस बेटी के बाद बेटी 1 ही महीने की हो गई थी. आई यूज्ड टू स्टे इन कातरज. कातरज में त्रिमूर्ति चौक में रहते थे हम लोग. सो त्रिमूर्ति चौक से आई यूज्ड टू गो टू सर्प उद्यान वॉकिंग. भारती हॉस्पिटल में एक बार फीड देती थी बच्ची को, सर्प उद्यान घुमाते हुए मस्त सो जाती थी वो. घूमने के बाद रिटर्न आते हुए फिर भारती हॉस्पिटल में उसको फीड देती थी, फिर घर आने के बाद एक और फीड. ऐसे करते करते मेरी लाइफ स्टार्ट हो गई थी. सो उम्र के 25 में मैंने स्टार्ट कर लिया. हर दिन आई यूज्ड टू ऑलवेज एड अ लिटिल मोर ऑफ एक्सरसाइज, कि मुझे पता था कि आई हैव टू मेक माई बॉडी again as fit as it was before getting married. अब ये तैयारियां चालू ही थी. इनफैक्ट डिलीवरी के भी टाइम आई हैड क्लियरली सेड आई वांट नॉर्मल डिलीवरी, बीट एनीथिंग. इसीलिए मैं योगा करती थी, वॉक करती थी. चाहिए वो कष्ट कर लो, पर जो चाहिए वो मिलने के लिए कष्ट है, उस डर से पीछे मत हट जाओ, है ना. तो मैं वो कर रही थी. अब जब हम लोग कातरज से बानेर शिफ्ट हो गए, आई वॉज सुपर लकी. बानेर एंड बालीवाड़ी स्टेडियम इज जस्ट नियर बाय. धीरे धीरे इसका कनेक्शन अच्छा बन गया. वहाँ पे सारे सीरियस एथलीट्स दिखा करते थे. उससे मुझे यूँ लगने लग गया कौन सा स्पोर्ट चूज करूँ भाई, अब तो चांस है.
और हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट था, तो ऑब्वियसली मुझे यूँ लग रहा था कि यार मैं बच्चा संभाल के जो कर रही हूँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई हर्ज नहीं है। एक छोटे हेल्प मम्मा को चाहिए थी मुंबई में, तो इसलिए मैं मुंबई मलाड में, तो आई वाज स्टेइंग देयर, बीच पास में, ऑब्वियसली घर के पास ही बीच है, तो फिर यूँ था हर सुबह 4 बजे फुटबॉल खेलने निकल जाते थे। लड़कियों को जागा करो, फुटबॉल खेल के आओ, बाद में आके टैंकर के पानी से स्नान लो, और सारी सैंड वहीं पे धोना पड़ती थी क्योंकि बच्चे के सामने वही, हम मम्मी इतनी गंदी आ जाए तो कैसे चले। सो टैंकर के ही पानी से, एक जगह पे टैंकर लगाया रहता था वहाँ पे, तो वहाँ पे वीर एक वेल थी वहाँ पे, उसी के पास में टैंकर लगा हुआ था, तो बस वहाँ पे स्नान करके हम लोग फुटबॉल खेल के सब कुछ, फिर बाद में आम वाम चोरी करके खा के फिर बाद में हम घर पे आते थे। सो ये बड़ा बड़ा स्केड्यूल हुआ करता था हमारे लाइफ का। और एक शाम को यूं ही हस्बैंड को पता चला कि शायद उनको डाउट हो रहा था, तो ही केम टू मुंबई, डॉक्टर के पास गए, पता चला कि आई वाज प्रेग्नेंट एंड अबाउट 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो उस शाम को मैंने कहा ना आपको, फुटबॉल मैच खेल के आई थी, तो बोरेवली में आई हैड प्लेड फॉर मलाड, एंड आके हम लोग वापस आए थे लेडीज ग्रुप में फुटबॉल मैच खेल के, और घर पहुंचने के बाद में और नेक्स्ट डे ये पता चलता है कि आई एम प्रेग्नेंट। सबका एक्सपेक्टेशन ये बेटा बिल्कुल फुटबॉल वाला ही होने वाला है। अब ये बच्चा भी फिर वही 1 महीने का होने के बाद में फिर से मैं वर्कआउट करने लग गई। अब ये बच्चा जब 1 ही महीने का था, तो इस बार कुछ यूनिक किया, जो था सिंहगढ़ पे मैं वैसे ही क्लाइंब करने जाती थी, 4 बजे उसको फीड देती थी, वो परफेक्ट 8 बजे उठता था, उतने टाइम में मैं सिंहगढ़ जाके आ सकती थी। आई यूज्ड टू ट्रैवल टू सिंहगढ़, चढ़ो उतरो एंड रिटर्न बैक। उस दिन लकीली साहू महाराज जयंती के कारण से वहाँ पे एक इवेंट रखा था उन्होंने, छोटा मैराथन था, और उसमें मैं फर्स्ट आ गई। अब मैंने कहा यार मम्मा हूँ मैं 2 बच्चों की, और ये सेकेंड डिलीवरी के बाद का 1 ही महीना क्रॉस हुआ है, जस्ट क्रॉस्ड, तो भी मैं फर्स्ट आ रही हूँ। मतलब देखो, माउंटेनियरिंग के पास किसी का भी ध्यान नहीं है, यहाँ पे ध्यान लाना ज़रूरी है, सबको बताना ज़रूरी है कि कितना इम्पोर्टेंट माउंटेनियरिंग है। फिर देखने लग गई तो प्लास्टिक देखने लगा, तो मुझे यूँ लगा कि इसे भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, इसे भी गायब करना ज़रूरी है, ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। और हमारे फोर्ट यानी हिस्टोरिक प्लेसेस पे अगर इतना प्लास्टिक पड़ा हुआ है, सो इट्स नेसेसरी टू बी क्लेंस्ड। और अगर कोई कनेक्शन, कोई लोगों का ध्यान ही नहीं है उसके पास में, तो कल को तो हम बच्चे भेजने के लिए भी बोलेंगे यार ये इस फोर्ट पे बहुत गंदा है, मैं नहीं भेजूंगी। तो यही डिसीजन लेने से पहले ये क्लीनलीनेस में हाथ डालना ज़रूरी है, वो भी करने लग गई, वो भी स्टार्ट कर लिया। फिर एक आध बार रॉक क्लाइंबिंग करने का इच्छा आई, तो एवरेस्ट भगवान चौले सर की छोटे से इवेंट में पार्टिसिपेट किया ट्रेनिंग में, तो रॉक क्लाइंबिंग आने लग गई। अब उसके वीडियोस एक्सप्लोर होने के बाद में देखा कि यार ज़्यादा ही फुटेज खाने मिल रहे हैं, अब देयर इज़ अ स्कोप ऑफ गोइंग अहेड, यू नो, कुछ और करने का मन है, तो और करना है तो चलो कर लेते हैं। मैंने कहा हिमालयन ट्रेक करना है, तैयारी चालू कर रही थी, यहाँ देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ कोई कोर्स जो माउंटेनियरिंग करवाए मुझे, क्योंकि हिमालयन ट्रेक के लिए वेल एक्सपीरियंस्ड या वेल ट्रेन्ड ही जाना ज़रूरी है। पर कोर्सेज 21 डेज 25 डेज, और बच्चे को इतने दिन छोड़ना पॉसिबल नहीं, 6 ही महीने का बच्चा है, अब कैसे जाऊंगी। फीड छोड़ दिया है उसने, पर मेकिंग अ डिस्टेंस इतने जल्दी मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट जाने लग गया था। मतलब उस दरम्यान मैंने डिसीजन इतना ही लिया कि यार आई विल गो, बट आई विल गो फॉर अ स्मॉल और शॉर्ट टर्म एक्सपीडिशन। तो तब कांगयात से 2 का पैकेज आ गया था, साइन फॉर इट एंड आई जस्ट वेंट फॉर कांगयात से 2। तब तक हर एक को मैं यूँ सोचती थी कि ये लोग सिर्फ शोशा के लिए आते हैं, ये लोग इतनी महंगी जैकेट, इतनी महंगी इक्विपमेंट्स, इतना वो पैसे स्पेंड कर रहे हैं, माउंटेन को इतनी ज़रूरी नहीं लग रही है। और जब मैं क्रैम्पॉन पॉइंट से क्रैम्पॉन्स फिट करने के बाद में खड़े रहने की कोशिश करी, और ठंडी से खड़ी तो क्या, कुछ भी नहीं, आई वाज शेकिंग, शिवरिंग, वर्स्ट कंडीशन में। मेरी जैकेट जो थी 1000-2000 रुपीज़ की, वो कोई भी वार्मथ नहीं दे रही थी। पर हाँ, मैंने इतना किया था कि मैंने 2 बार इक्विपमेंट्स दिखाए थे नीचे शेरपा को, कि ये देखो मैं ये सब इक्विपमेंट्स लिए हैं,
काफ़ी है ना, उसने भी मजाक मजाक में हाँ बोल दिया था, पर उसको पता था कि मेरे पास जैकेट जो थी वो क्वालिटी नहीं थी, तो व्हाट ही थॉट इज ही कैरी एक्स्ट्रा। जो वहाँ पे रुके हुए थे उनकी जैकेट उसने साथ में कैरी की थी। इट केम इन हेल्प, समिट हो गया। समिट से वापस आई, आई हैड अ पॉजिटिव साइन हियर एज वेल। वी वर अ टीम ऑफ 19, 7 सबमिटेड। वीर दौड़ले 7 का डायलॉग भी मारा उधर। उसके बाद उस 7 में सिर्फ एक ही फीमेल। वाओ। अब मुझे यूं लगा कि यार आई एम डूइंग यूनिक एंड आई एम डूइंग राइट। अब यूं पीछे आते ही न्यूज़ आई थी कि मेरे कजिन संभाजी राय passed away at Assam border on Snow Mountain. It was so much to relate with mountaineering. Army men, so much to relate with Snow Mountain. I said I must go for this. I must continue the same movement. 2020 में ये न्यूज़ आने के बाद माउंट नून करने का मन में था। 6250 मीटर्स समिट हो गई थी एंड माउंट नून की तैयारी करने का है, ऐसे आते वक्त ही डिसाइड करके आई थी। अनडाउटेड कई बार ऐसा हुआ कि आई वाज सुपर टायर्ड एंड डन इनफ, पर उस पे मैं रुकना पसंद नहीं कर रही थी। मैं खुद को और दूर तक लेके जाना चाहती थी। आई वांटेड टू रीच द लिमिट्स। सो ये माउंट नून का ध्यान में ख्याल आते ही तुरंत सर्चिंग फॉर सम एजेंसी जो जा रही है। आई डिडंट नो पुणे से कोई जाएगी एंड लकीली अल्पाइनस टीम वाज गोइंग टू माउंट नून। इमीडिएटली मैंने कंफर्म किया आई एम गोइंग बीट एनीथिंग। टोल्ड माय फैमिली आई डोंट वांट even one penny to spend on shopping or anything, पर मुझे ये एक्सपीडिशन करना है, be it anything मुझे करना है। कांग्या से 2 के दरमियान लेट जनरल दुहान, SD दुहान सर, उन्होंने मुझे क्लाइंब करते हुए देखा था। नून की तैयारी तो कर रही हूँ, नून का पेमेंट किया है, पर इक्विपमेंट्स नहीं है। इक्विपमेंट्स भी आसपास 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा था मेरे लिए, जो पॉसिबल नहीं था मुझे। अब मैं क्या कर सकती, तो मैं हैंग थी उस शाम। मैंने कहा पता नहीं क्या करूँगी मैं, और इक्विपमेंट रेंट भी करना है ना, तो रेंट के लिए भी पैसे नहीं बचे थे मेरे पास। आई हैड फिनिश द लिमिट ऑफ एक्सपेंस। अब ये न्यूज़ जैसे ही सर को मिली, सर ने कर्नल अमित बिस्ट सर को फ़ोन किया, जो NIM से प्रिंसिपल थे। उन्होंने उनका जो एवरेस्ट समिट का जो डाउन सूट है वो भेज दिया। यू वॉन्ट बिलीव, मेरे लिए एवरेस्ट के इक्विपमेंट अगर पहुंची थी तो एक बहुत बड़ी साइन थी कि कहीं ना कहीं मुझे एवरेस्ट बुला रहा था। वाह। और this kept on, this was a team of 16 में से सिर्फ 2 जन सबमिट करे, और 2 जन में से मैं एक ही फीमेल, और नेक्स्ट जो थे वो एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर एवरेस्टर भगवान चौले थे। सो उन सर के साथ में अगर मैं अकेली ने सबमिट की तो दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। अब कई लोगों ने मुझे पूछा यार फिर बच्चों का संभाल के कैसे कैसे चल रहा था सब। घर आई, बेटे को बुखार था, सब संभाल रही थी। मम्मा इतने दिन यहाँ पे थी तो मम्मा के काम सारे अटके थे, तो मम्मा मुंबई निकल गई। अब मेरी न्यूज़ तक बाहर गई नहीं थी, एंड आई वॉज महाराष्ट्र's फर्स्ट फीमेल टू समिट माउंट नून। न्यूज़ तक बाहर नहीं गई थी क्योंकि आई गॉट नो टाइम टू गो आउट। दोनों बच्चों को संभालो, उनको खाना पीना सब कुछ ठीक करो, बच्चा बीमार है, अब इसको छोड़ के थोड़ी मैं न्यूज़ देने के लिए जाऊंगी। And I had no connects in news or media. कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि उनको कोई न्यूज़ मिलती। 2 महीने बाद न्यूज़ बाहर पड़ी कि मैंने सबमिट किया। 2 महीने के बाद? अब मेरे पास हर स्टेज का फोटो वीडियो सब कुछ है वहाँ का, नून का, तो ऐसे फेक न्यूज़ नहीं दी थी मैंने ऑब्वियसली। और समिट का फोटो वीडियो 360 डिग्री सारी रिकॉर्डिंग्स सब कुछ परफेक्ट है। पर हाँ, इस पे मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि कहीं पे मेरे कमिटमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने
आई चोज टू बी विद द चाइल्ड इंस्टेड. अब आई बारी जब नून से रिटर्न आ रही थी, रास्ते में ही सोचने लगी थी भाई एवरेस्ट तो कुछ भी हो जाए करना ही है. अभी डाउन सूट रिटर्न भी करना था, अभी भी सब कुछ वैसी था, पर उससे पहले ही डिसीजन पे आ गई थी कि नहीं ये तो करना है, ये किए बिना नहीं रहती हूँ मैं. बाद में डिस्कस करने की कैपेसिटी नहीं फैमिली से कि 35 लाख रुपए उसका खर्चा है. एक्सरसाइज तो मैं कर लूँ, बॉडी को मैनेज कर लूँ, खाना पीना सब ठीक ठाक चल रहा है, सब मैं काफ़ी हद तक परफेक्ट जा रही हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था. रिकवरी के लिए फिश और सब कुछ प्रॉपर टाइम टू टाइम ले रही थी, तो वो भी परफेक्टली चल रहा था. 8 hours ऑफ वर्कआउट, कैजुअल वर्कआउट ऑफ 8 hours. यू टेल मी, जो यू आर अ कोच राइट? Yeah, You I'm a also are a coach. coach. Yeah. So, मतलब I studied about you, so I know you're a good coach. You are aware 1 घंटे के आगे तो कोई भी टिकता नहीं है. In fact, if you ever meet Sir Vijay Gaikwad, ask him how long did I work out with him. तभी तो सिर्फ कांगयात से 2 के ले जा रही थी. 4 hours of workout मैं उनके साथ करती थी. 1 बैच का पैसा भरा था, 4 बैच की वर्कआउट चल रही थी मेरी, क्योंकि बॉडी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी. द ड्रीम, द गोल वाज सो शार्प, वेरी क्लियर, एंड ऑब्वियसली इट इज अबाउट व्हाट वी कॉल, अब फट से आ रहा नहीं है, you know, when you get committed, so you actually follow it, you actually deeply have agreed to get what you are looking for. इसके लिए एक बेसिक वर्ड है, पागलपन. शिद्दत. I call it शिद्दत. बेशक. We athletes call it पागलपन. जब तक कोई पागल नहीं है, आप पागल हो जाओ आपके ड्रीम के लिए, आपके गोल के लिए, and nothing can stop you. बिल्कुल. तो बेशक मेरा वर्कआउट स्केड्यूल आपको समझाया जाए तो यूँ स्टार्ट होता था. मॉर्निंग 4 बजे मैं उठती थी, 4:30 को ग्राउंड में, 4:30 से 7 बजे तक एक दिन रन, एक दिन वॉक, और तीसरे दिन ट्रैक. मैं पाषाण टेकड़ी पास ही में है, मैं बानेर में रह रही हूँ, तो ये 3 चीज़ रेगुलर 7:30 बजे तक. स्ट्रेचिंग 8 बजे, डिब्बा टिफिन स्कूल में बच्चों को पहुँचाना, और उसके बाद 9:30 बजे घर रैप अप कर लेना, एंड अगेन कम टू फ्लोर वर्कआउट, तालिम वर्कआउट, जोर बैठक सपाटी. ये कंटिन्यूस 3 दिन का स्केड्यूल. जैसे पहले ये 3 दिन का था, इसी को कंटिन्यू करो 6 दिन हो जाता है, इसी को कंटिन्यू करो 6 दिन हो जाता है. तो ये हो जाता था 11 बजे तक. 12 बजे खाना लंच तैयार, गरम गरम बच्चों को लेने जाओ. 1 बजे बच्चा आता है, बेटा आता था, उसका खाना, उसको फीड करो, थोड़ा देर उसको रेस्ट कराओ, बेटी को लेके आओ, उसको खाना खिलाओ, दोनों को भी बोर्ड कर लो. डिज़ायर थी छोटी सी मेरी, डिज़ायर में उसको लेके, उन दोनों को लेके शिवाजी नगर जाने तक उनका रेस्ट हो जाता था, स्कूल से आने के बाद का रेस्ट. अब ये दोनों जब मम्मा को क्लाइम करते हुए दिखते थे, ये दोनों भी शिद्दत लगाने लग गए वहाँ पे. अब उनका दिल यूँ था कि मम्मा को कंपटीशन देंगे, मम्मा को बीट करेंगे. मैं भी पर्पसली एक आध होल्ड कम पकड़ लेती थी, छोड़ देती थी, फिर बाद में वही होल्ड पकड़ के और 2 ऊपर जाती थी, उसकी जान चल जाती थी, वो वापस वही कंपटीशन मोड पे आके मेरे को देखने लग गई. सिल्वर मेडल ला लिया उसने 7 साल की उम्र में, बिग थिंग फॉर मी. अब ये चालू ही था, और साथ साथ स्पॉन्सरशिप के लिए जाना था. ये 8 आवर्स का जो मेरा स्केड्यूल बन गया था, उस 8 आवर्स के स्केड्यूल में आपको मैंने प्रॉपर समझाया कि 3-3 घंटे यही जा रहे हैं. उसके बाद मैं स्ट्रेचिंग को थोड़ा देर देती थी, पुलअप्स के लिए थोड़ा, पुशअप्स के लिए थोड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी कि अपर बॉडी स्ट्रांग रहे, क्योंकि मैं वेट जब कैरी कर रही हूँ, यहाँ पे तो ऑक्सीजन में कैरी कर ले रही हूँ 25 किलो बैक पे, पर वहाँ का क्या होगा अगर -डिग्रीज में, लेस ऑक्सीजन में, विदाउट ऑक्सीजन में, क्या कंडीशन होगी मेरी. उसलिए प्रॉपर बॉडी ट्रेन कर रही थी, और ये कैजुअली मेरी तैयारियाँ चालू थी. एजेंसीज, ब्रांड्स सबको अप्रोच कर रही थी, कनेक्ट होने की कोशिश कर रही थी फंडिंग के लिए. फंडिंग तो कुछ अरेंज नहीं हो रही थी, बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा था, क्योंकि माउंटेनियरिंग इस फील्ड के लिए पर्टिकुलर कोई कोटा ही नहीं बना है जिसमें क्वालिफाई होके उससे भी स्पॉन्सरशिप आएगी. तो बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा था. इनफैक्ट बहुत सी कंपनीज़ के CSR नॉर्म्स में हम क्वालिफाई भी नहीं होते भाई. और जिन कंपनीज़ को कनेक्ट हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं हम लोग, उनको कनेक्ट होने तक
अपनी अप्रोच हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये बच्चे संभाल के करने वाली औरत कहाँ तक पहुँच पाएगी। ये भी एक है कि मेरे हाथ कहाँ तक पहुँच सकते थे, हाउ फार कुड आई एक्सटेंड टू। और ऐसे भी नहीं कि मैं काफ़ी फेमस फेस थी या कोई मॉडल थी या कोई स्टार की वाइफ थी जो ऑलरेडी अटेंशन उसके ऊपर है, तो फिर ऐसा कुछ कर रही है तो उसके ऊपर सपोर्ट में जाए उसकी। अब ये हाल में होते हुए मुझे ये साल भी वेस्ट नहीं करना था। डिफ़िकल्टीज तो बहुत आई, उसमें से फिर स्पॉन्सरशिप हो गई सर बाड़ा साहेब थोरात संगमनेर, मेरे ससुराल से 5 लाख का सपोर्ट उनसे आया। बाकी क्राउड फंडिंग और कुछ छोटे छोटे ब्रांड्स ने 25,000 1 लाख, जयेश मुरकुटे फाउंडेशन ने 1 लाख का सपोर्ट किया था, फिर 1 लाख आर्यंस ने किया था, एंड बाकी सब क्राउड फंडिंग में ऐड हो गया था 25,000 ईच। कई कॉपरेटर्स सबके सपोर्ट से पुश देते देते आई रीच टू 11 lakhs। उसमें से उनके साथ फॉलोअप लेने उनको फॉलोअप लेने के लिए ट्रैवलिंग में मेरा डीजल और ये सब खर्चे में लाख रुपए खर्चा हो गया था। पूरा साल भर ऑब्वियसली भागम भाग होगी, और जेन्युइन था। अब मैं 2 बच्चे को लेके जाना है तो बिना 4 व्हीलर के तो लेके भी नहीं जा सकती थी। एवरेस्ट जाते वक्त हस्बैंड ने उनकी हर्ली और मेरी डिज़ायर दोनों भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। कहा कि परमिट तो ले लो पहले। परमिट लेके मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाके भी मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि इफ़ आई कैन गेट सम स्पॉन्सरशिप, बट बहुत डिफ़िकल्ट गया, उसके आगे कुछ स्पॉन्सरशिप हो नहीं पाई। पर यूँ था कि मैंने जितनी शिद्दत दिखाई थी तो हस्बैंड को लग रहा था इतनी मेहनत अगर साल भर लगा कर की है, ये अगर वेस्ट होगी तो फिर एक बार साल भर तुझे यही अचीवमेंट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा तू एक काम कर, आई टेक लोन, आई बोरो मनी, आई डू समथिंग, बट यू प्लीज़ सेटिस्फाई दिस नीड। क्योंकि कई बार बेटा तुझे मैंने देखा है कि रात को 4 बजे तू उठ के मेरी टेंट, मेरे शूज़ जिसमें स्नो जमा हो गया है क्या, मेरी बैग तो फटी नहीं, ये हाल में तो उठी है और पसीना पसीना, लिटरली सारा पसीना यहाँ से कि यार मेरी इक्विपमेंट सब ठीक तो है। अभी मतलब ऐसे ड्रीम कभी कभी होते हैं कि जिनमें तुम्हें लिटरली एक्सपीरियंसेस सामने आती है, क्योंकि आप बहुत सोचते होते हो ना उनके बारे में। तो लिटरली ऐसा हो गया था कि मेरी टेंट पूरी टूट गई है एंड मेरे शूज़ में स्नो हो गया है, मेरी बैग कहाँ है। इसी कंडीशंस में कई बार मैं रात को 9 बजे सोती थी, 4 के आसपास उठना होता था और 2 के आसपास मैं ऐसे ही डर के उठी होती हूँ। ऐसे भी कई बार हुए थे। तो समवेयर ही वाज फीलिंग लाइक कि ये काफ़ी बेचारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आगे गई है, लेट हर अचीव इट। एंड इनफैक्ट ही हैज सीन मी कि बचपन से एक आर्मी मैन जिंदा पर मरा हुआ ऐसी कंडीशन में जी रहा था। वो अगर कुछ करने जा रहा है उसको कैसे स्टॉप करूँ। ही वॉज लिटरली टेलिंग हिज फ्रेंड्स, मतलब उनके फ्रेंड्स के भी मैसेजेस आते थे, सुविधा यू गॉट अ राइट हस्बैंड। मतलब तुम इतने दिन घर से दूर हो फिर भी तुम ही उसके माइंड में हो, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड उस वक्त तो आई वाज लिटरली इन टीयर्स। फिर बेस कैंप पे पहुंचने से एक रात पहले न्यूज़ आई थी जिसमें देयर वर 3 क्लाइंबर्स हु वर कमिंग बैक from the summit, from the route opening patch from camp 1 to base camp, और कुंभो आइसफॉल में गायब हो गए। छोटा एवलांच हो गया था, उसमें वो तीनों भी बॉडी भी नहीं मिली उनकी। अब ऐसे कंडीशन में शेरपा कम्युनिटी खुद टेंशन में कि अपने लोग 3 कम हो गए। न्यूज़ आ गई हिमालयन न्यूज़ पे, और मैंने जाने से पहले सब कुछ बता के गई थी कि यहाँ पे न्यूज़ आती है, यहाँ पे ये आता है। और वो न्यूज़ पहले मेरे हस्बैंड को मिली। मेरी सुविधा, अगर तुम बात मान सकते हो तो आ जाओ, जाने तो पैसे दे दिए पर आप आ जाओ, लाइफ रिस्क पे मत करो कुछ भी। मैंने कहा डोंट वरी, हर एक का सिचुएशन बेस होता है। मैंने मेरी मदर अर्थ को मैं क्या कर सकती हूँ वो प्रूव करके दिखाया है। एलिजिबल बन के मैं इधर आई हूँ, सो आई एम श्योर शी हैज़ प्लान्स फॉर मी, लेट मी वर्क इट। उस वक्त ओनली स्टेटमेंट दैट केम फ्रॉम हिज माउथ वाज बच्चों को भूल मत।
And I said, yes, don't worry, I'll be safe, fit and back. अब फर्स्ट रोटेशन के लिए हम लोग कैंप 2 तक जाते हैं. उस दरमियान बात हुई हस्बैंड से एंड निकली थी. वेदर बहुत ख़राब होता है रात को उस साइड, क्योंकि ठंड और पड़ जाती है. तो वेदर ख़राब होने की वजह से आवाज़ तो बहुत टूटी टूटी आती थी. उसमें सिर्फ इनको ये बताया था कि अभी रोटेशन के लिए जा रही हूँ, 5 दिन बाद वापस आ जाऊँगी. एंड उसके बाद में समिट पुश है, बहुत थोड़ा सा ही है. अब उनको अगर मेरी डिफ़िकल्टीज पता चलती तो ऑब्वियसली उनको डर भी उतना ही बढ़ता ना. So I was very happy and showing off, like, you know, everything is going just fine and I'm enjoying a lot. In fact, videos और reels भी ऐसे डालती थी कि घर वालों को समझ में आया कि she is enjoying it and she is living her passion. अब क्लाइंब के लिए निकले और कैंप 1 पहुँचे. कैंप 1 को उस रात रुके तो वहाँ पे खाना नहीं था, सिर्फ सूप मिला. पर उतनी रेस्ट जो मिली थी उससे दूसरे दिन हम कैंप 2 गए. यही आप जब समिट के लिए निकलते हो ना, समिट पुश के वक्त, तब बेस कैंप से आप सीधा कैंप 2 जाते हो. एक बार एक्लेमेटाइज करने के लिए गए थे ना अब तो रोटेशन के लिए. तो रोटेशन में यू गो टू कैंप 1 देन कैंप 2, देन वापस नीचे आना पड़ता है. वापस आते हैं, ऐसे चालू होता है. रिटर्न आते वक्त आई डेवलप्ड अ शू बाइट, और वो भी यहाँ पे थाइस. तो काफ़ी हद तक पेनफुल था. पूरे रूट में दर्द तो हो रहा है, पर यहाँ पे टेंट नहीं है कि खोल के मैं चेक करूँ कि क्या हो रहा है. और 5 घंटे और घिस रहा था उसके ऊपर जूता, और घिस रहा था. जब मैं बेस कैंप पहुँची तो आई सॉ द शू बाइट वाज अ पाम साइज. सूजन पूरा पाम साइज और छिला हुआ पोर्शन हाफ अ पाम. जब वो हाफ अ पाम पोर्शन देखी उस पे मुझे ज़्यादा टेंशन था, क्योंकि ये गीला है. इट वुड लेट मी वेयर दिस 2 किलो शूज अगेन एंड वॉक अगेन, राइट. उसके नीचे क्रैम्पॉन्स होते हैं. सो आसपास 2.5 किलो का पैर उठाना है और उस पे वापस वो शू भी घिस सकता है. सब क्वेश्चन में है. रोटेशन के बाद, एग्जैक्ट बाद, सिर्फ 4 दिन का ब्रेक देते हैं एंड हम लोग समिट पुश लेते हैं. पर मैंने कहा ना, मदर अर्थ हैज़ प्लान्स फॉर यू. जब मेरी कंडीशन ऐसी थी फिर भी मुझे गिव अप मोड नहीं आ रहा था. मेरे मन में यूँ भी नहीं था कि यार अब वापस मैं जूती नहीं पहन सकती हूँ तो मैं छोड़ दूँगी. कहीं पे भी ये फीलिंग ही नहीं थी कि यार मैं नहीं इस पे क्विट करूँगी. ऐसे कुछ भी नहीं लग रहा था. यू नो, डेडिकेशन इतना था. फिर काफ़ी हद तक मैं इतनी पॉजिटिव हो गई थी कि मुझे नेचर्स कॉलिंग मी एंड आई हैव टू गो बीट एनीथिंग. मदर्स कॉलिंग मी, आई एम गोइंग. ये हाल में मैंने शू बाइट को सिर्फ 4 दिन धूप दिखाया करती थी. चौथे दिन न्यूज़ आया ऊपर रूट ही ओपन नहीं हुआ है एंड 5 दिन का और एक्सटेंशन मिल गया. When you get this extension, 5 दिन का एक्सटेंशन, यानी हर दिन शाम को पता चलता था कि अब भी रूट ओपन नहीं हुआ है. ऐसे कहते कहते 5 दिन और मिले, मतलब 9 दिन में मेरा शू बाइट थोड़ा ड्राई अप हो गया था. लाइक ड्राई, ओनली ड्राई. उसको कॉटन पैडिंग किया, सॉक्स पहने एंड समिट पुश के दिन आई रिक्वेस्टेड पीपल, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट भी परचेज करने के लिए पैसा नहीं था, 15,000 to 20,000 रुपीज़ जस्ट टू गेट वाईफाई एक्सेस ओवर देयर for say 3 days or 4 days is not worth, and it is not at all. पर फैमिली से कनेक्ट तो होना था. जिसके पास इंटरनेट था उनको रिक्वेस्ट किया, यार मेरे हस्बैंड का ये नंबर है, प्लीज़ ऑडियो कॉल तो कर ही दो. उन्होंने किया सपोर्ट. और मुझे एक तो वेदर बहुत ख़राब था, हार्डली आवाज़ आ रहा था, टूटा टूटा आवाज़ आ रहा था. मैंने मेरी साइड बता दी उनको कि बस अब निकल रही हूँ मैं समिट पुश के लिए, और डोंट वरी, बस 7 दिन की जर्नी है एंड आई एम गोइंग टू कम विद अ गुड न्यूज़. और फिर मेरे दिल में आया, नहीं, बच्चों से बात ही नहीं हुई है. एंड आई सेड, प्लीज़ बच्चों को एक एक वर्ड बोलने लगाओ मेरे से, एटलीस्ट एक एक. आवाज़ तो आ नहीं रही है. एक बार मम्मा आया, एक बार कच्ची है छोटू ने बोला था, ये आया. जैसे टूटे 2-3 वर्ड्स सुने थे, वही मेरे यादों में काफ़ी थे.
अब निकले हम समिट के लिए। बेस कैंप से कैंप 1 जाना है, पर कैंप 1 पे रुकना नहीं है। और टीम ऑफ 11 पीपल एंड ओनली 1 शेरपा टू सपोर्ट। फिर आई रिक्वेस्टेड द शेरपा आफ्टर फर्स्ट हाइट क्लाइंब, बिकॉज मैंने एक्चुअली उनको कहा था पहले ही जब हम समिट के लिए निकलने थे उसी वक्त मैंने उन्हें कहा था कि प्लीज़ मेक श्योर कि हम सबके टाइम में ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ी क्यू हो जाती है। हम 1 घंटा पहले जाएंगे। सो सब लोग जब खाना खा के निकलेंगे वो 10 बजे होता है, हम 9 बजे रहेंगे। और वही वजह मैंने क्लियर किया शेरपा को। मैंने कहा अब मैं यहाँ पे वेट करके एग्जॉस्ट होने से अच्छा हम 10-10 कदम आगे चले क्या। शेरपा से परमिशन ले ली, उसने देखा था वैसे भी आई वॉक एंड ट्रैक वेल, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने क्लियरली बोला ठीक है चलो। साथ साथ 3 क्लाइंबर्स को जब मैं रोटेशन की वक्त देखा था कि ये तीनों नेपाली क्लाइंबर्स को स्ट्रेंथ अच्छी थी, अच्छी स्ट्रेंथ थी ट्रैक की, सिर्फ ट्रैकिंग की। ऐसे अपर बॉडी और जुमारिंग वगैरह का आई हैड नो नॉलेज, बिकॉज जुमारिंग के वक्त अपन एक दूसरे को देखने के लिए भी ताकत नहीं बचती है। जुमारिंग क्या होता है? जुमारिंग नॉर्मली आप रोप के सपोर्ट से ऊपर क्लाइंब कर रहे हो, क्योंकि रूट ऐसा है एंड यू कैंट वॉक ऑन इट, ग्रेविटी कनेक्शन कम होगा, तो तुम सिर्फ वॉल की सपोर्ट से वॉल को क्रैम्पॉन्स अटका कर पैर वहीं पे होल्ड करवाओगे और फिर बाद में जुमार से ऊपर जाओगे। सो दैट इज जुमारिंग। सो जूमरिंग के पैच में तो देखा नहीं था, पर मैंने कहा चलो लेट्स मूव फ्रॉम हियर, है ना। और चलने लग गए, मूव्ड अहेड। थोड़े थोड़े डिस्टेंस बाद वो लड़कियां कहती थी दीदी बस अभी बैठते हैं। मैंने कहा नहीं अब बैठना नहीं है, अब बैठना नहीं है, हम 10 सेकेंड पानी पियेंगे और 10-10 कदम चलेंगे, हो जाएगा, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आपको हेल्प करूँगी। बोले वो लास्ट तक ऐसे 10-10 कदम करते करते खींचते लेके गए। कई लोग यहाँ पे हिमा है अपना सह्याद्री में ट्रेक के लिए जाने से बोलते हैं ना 10 मिनट, बस 10 मिनट, वैसे वहाँ पे मैंने उनको 10-10 सेकेंड का चस्का दे दिया और बस खींचते खींचते कैंप 1 के आसपास पहुँच रही थी। और एवरेस्टर भगवान दादा पीछे से लोत्से के लिए निकले थे। वो आते ही तुरंत पहले तो पीठ थपथपाई, बोले सुविधा क्या बात है, अच्छा किया। और ये कहते हैं ना कि अ पैट ऑन योर बैक can give you a most required energy at the toughest condition। वही हुआ था मेरे साथ। बस वहाँ से हम आगे चल दिए। कैंप 1 पे पहुँचते ही लकीली एक टेंट था जहाँ पे उन्होंने पानी गर्म करने के लिए रखा था। रिक्वेस्ट करके मैंने बोला मेरे को शू बाइट देखना है, मेरी शू बाइट टफेस्ट कंडीशन से गई हूँ, सबको पता था। जहाँ पे लोग शूज़ निकाल नहीं सकते वहाँ पे मेरे को शूज़ निकाल के धूप दिखाना पड़ रहा था शू बाइट सुखाने के लिए। तो उस पर ही सबको पता था कि वो बेचारी हैज़ हैड टफ टाइम। तो उस दरमियान फिर उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी की। मैंने जाके शूज़ वगैरह चेक किया, खुल के शू बाइट देखा तो शू बाइट वॉज ड्राई, कॉटन पे थोड़ा भी ऐसे लिक्विड आया नहीं था, जेल लिक्विड कुछ नहीं आया था। तो आई थॉट आई एम गोइंग राइट एंड एवरीथिंग इज इन सपोर्ट। मैंने कहा वेरी गुड। शूज़ पहना, देखा शूज़ पहन के निकल रही हूँ, तब देख रही हूँ तो टाइम तो अरे 1 घंटा लेट हो गए। इतना 1 घंटा शूज़ पहनने के लिए लगे। आप सोचो कितना स्लो चलता है सिस्टम इतनी ऊंचाई पर। इसी एग्जाम्पल को लेके यू विल रियलाइज कि कितना देर लगता है इंसान को सब कुछ प्रेप करने में। सिर्फ शूज़ निकाला था, तो बाकी के तो कॉस्ट्यूम निकाला ही नहीं था, सिर्फ शूज़ निकाला तो भी इतना देर लगा है तैयारी होने में। अब यहाँ से इट वॉज अबाउट से 5 to 6 hours more to walk ahead to Camp 2. About say 15 to 19 hours journey for a person who's coming from base camp to Camp 2. उसमें से for जो average crowd है it would be close to 17 hours. अपने लिए 15 तलक हो गया था luckily. Adding 1 hour of shoe testing. अच्छी स्पीड में चल रहा था सब कुछ। मेरे स्पीड को लेके एक और वजह भी था जो काफ़ी लेडीज़ को क्वेश्चन आता है कि यार वहाँ पे ट्रेकिंग को जाते हो तो तुम बर्फ़ में होते हो, तो अगर इन केस मेंसेस आए तो क्या करोगे। तो मुझे तो 42 दिन मेंसेस थे, हर दिन पेन था, हर दिन डिफ़िकल्टी थी। तो मुझे यूँ रहता था कि मैं जल्दी से जल्दी आगे के टेंट में पहुँच जाऊँ। अगर मैं आगे के टेंट पे पहुँच जाऊँगी तो थोड़ा सा सेटल तो हो जाऊँगी, चेंज तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो यूं रहता था, इसलिए वो भी एक दर्दनाक सपोर्ट नेचर ने मुझे दिया कि इतना पेन भी हो तो भी तू कर सकती है। मैंने कहा अच्छा है। कैंप 2 पहुँचते ही खाना मिला, वहाँ पे किचन होता है, हेली से फूड डिलीवर होता है, तो फिर वो लोग बना के दे देते हैं अपने गैस पे खाना बना के। तो दाल चावल मिलने के बाद जान में जान आ गई। अब ये समिट के लिए जा रही थी, राइट। सो कैंप 2 से कैंप 3 की ओर जाते हुए एक ओवरहैंग एरिया है। ओवरहैंग एरिया में ना आप एक्चुअली ग्रेविटी के अगेंस्ट क्लाइंब करते हो। सो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जब क्लाइंब करना है, थोड़ा नीचे देखो ना, तो आपको फील होता है कि आपके फोटो को हार लगी है। बिल्कुल इतना प्यारा फीलिंग आता है। बाप रे। ओ वो देखी ऑलमोस्ट देखी मैंने, और मैंने कहा वी डोंट हैव टू डू दिस, एंड मैंने स्ट्रेच करके रोप पकड़ के आगे चली गई। अब ये रूट है ना ऊपर चढ़ते हुए, इज अ विंडी एरिया, काफी विंडी एरिया, काफी रॉक फॉल होता है वहाँ पे। सो इस पोर्शन पे है ना काफी न्यूज़ेस और काफी स्टोरीज सुन चुकी थी मैं ऑलरेडी, तो मैं थोड़ी सी अवेयर थी, अवेकन थी, ब्रेन अवेकन थी। कोई भी चीज़ जब आप करने जा रहे हो ना, तो प्रिपरेशन में ना, तैयारियों में ना, आपने उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वो किया था, उसी वजह से आई वॉज अवेयर कि यहाँ पे रॉकफॉल एरिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और कुछ 10 कदम चली होंगी और ऊपर से आवाज़ आता है वॉच आउट। देख रही हूँ तो रॉक यहाँ पे, और इतना बड़ा, ऑलमोस्ट टू अप्रोच माई हेड। आप सोचो आप क्या करोगे। मैं इमीडिएटली रोप के आधे जुमार को पकड़ के और एक साइड से रोप को हाथ में गोल करके पीछे वॉल के अगेंस्ट धकेल दिया मैं खुद को, और रॉक पासेस फ्रॉम हियर। ऑलमोस्ट जान के साथ खेलने जैसा फीलिंग आया था, पर यहाँ पे मुझे यूँ लग रहा था कि इतना बड़ा रॉक था, पर फिर भी नेचर ने मुझे कितने जल्दी अलर्ट दिया, कितने जल्दी मुझे सिक्योर किया। मतलब वो स्पीड में रॉक नीचे आ रहा था वो टाइम पे? यस वो ऑलमोस्ट यहाँ पे था। इट वाज जस्ट टू रीच माय हेड नाउ, और वो छोटा नहीं था। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपने ये डिसीजन ले लिया। बेशक यू हैव टू बी शार्प एट दैट मोमेंट, एंड अगर यू हैव नॉट स्टडीड दिस तो यू वुड बी घेलन एंड फिनिश। यू ही होगा, राइट। यू हैव टू स्टडी अबाउट इट व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर समथिंग। अब बट समझ लीजिए आपने बहुत स्टडी किया है, सब कुछ कर लिया, लेकिन वहां पे जाके तो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते आप। तो वहां के सिचुएशंस यहाँ पे स्टडी करना और एक्चुअली में वहां पे जाके फेस करना, दोनों में डिफरेंस बहुत है। ट्रू। अब जब मैं माउंट नून गई थी, इसीलिए ना स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो 6250 मीटर की थी पहले, कांग्याचे 2 के टाइम पे 6250 मीटर्स, उसके बाद में माउंट नून 7135 मीटर्स, तो काफ़ी कुछ समझ गई थी। अब ये रॉकफॉल वगैरह नहीं समझी थी, पर आई वॉज अवेयर कि ऐसा कुछ भी हो सकता है अपने साथ। तो उस दरमियान अपने क्या एक्शन लेने चाहिए, इसके लिए माइंड ट्रेन कर लो। गेट प्रिपेयर्ड, यू मस्ट बी फास्ट एट टेकिंग डिसीजंस। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि 1 घंटा तो आपको बस शूज पहनने के लिए लग गया या पहन के उतारने के लिए लग गया, तो वो डिसीजन लेने के लिए भी इतना दिमाग फास्ट काम करता है क्या वहाँ पे? जब आपको पता है ना कि आपकी लाइफ एट रिस्क है, आप उससे काफ़ी फास्ट हो जाते हो। तो यू वॉन्ट बिलीव कि आप उस दरमियान अगर बोलते हैं ना मैगी के लिए 2 मिनट लगते हैं, वो मैगी भी 1 सेकंड में बन जाती है तुम्हारी। इतने हद तक तैयारियां रहती है आपकी फिर, क्योंकि जान है ना, जान से प्यारी कुछ है क्या, नहीं है। अब यूँ था कि मैंने कहा लवली, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड, और चलने लग गई। कुछ 4 कदम और आगे गई थी, और सुन करके बहुत जोर से आवाज आया, बहुत जोर से, मतलब लिटरली अभी भी कभी कभी मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करते हुए दिखती हूँ मैं कहीं कहीं पे। उसका वजह ये रहता है कि बीच में एकदम ऐसा ऐसा पुल आता है अंदर से, और पेनफुल होता है। हाई एल्टीट्यूड की वजह से। राइट से लेफ्ट साइड में डॉक कर देखी तो सिलेंडर गया था, किसी के बैग में से निकला था ऑक्सीजन सिलेंडर। 4 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर किसी के बैग से सटका कैंप 3 से, इतने स्पीड में आया था, एंड लकीली मुझे मेरा बाल तक निकाल नहीं पाया। क्यों पता है? क्योंकि नेचर वाज कॉलिंग हियर। बाप रे।
अब मैं पीछे देखी, मैंने कहा यार मेरे दोस्तों को कुछ तो नहीं हुआ, देख रही हूँ तो 45-50 मिनट के अंतर पे तो उन दोनों के, हम सबके बीच में और मेरे बीच में का अंतर था। मैंने कहा लकीली इन सबको ये सब परेशानियां नहीं मिली होगी, इज व्हाट आई प्रेड। बट परेशानियां हर एक के हिस्से में आती है। मेरे ग्रुप में से एक के लेफ्ट हैंड पे रॉक फॉल के वजह से, ये यैक करके दोस्त था, उसको पुअर थिंग इंजरी अभी तक बेयर करनी पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया से था, सॉरी अफ्रीका से था। इनफैक्ट 4 generations इन अफ्रीका पर एन इंडियन, ऐसा। तो अब ये एक्सपीरियंस को पास कर कर मैं ऊपर पहुंची कैंप 3 पर। देख रही हूँ तो वेदर भयानक ख़राब हो गया था। सारे टेंट्स जो लगे हुए थे, सारे टेंट्स डिमिश ख़राब हो गए थे, पूरे पार्टिकल्स में अक्षरशः। तो अब क्या करोगे तुम? अब इस मोमेंट पे क्या करोगे? अब तो टेंट भी नहीं मिली है तुम, और जितना देर आप बाहर बैठते हो एग्जॉस्ट होते हो, माइनस डिग्रीज में हो, काफ़ी स्नोफॉल है, प्रिकी स्नो हर्ट कर रहा है आपकी स्किन पे। सो काफ़ी कुछ चालू ही था। और कुछ 53 मिनट्स के बाद में नेपाली क्लाइंबर्स जो मैंने बोला था ना, उनमें से एक लड़की आई तो उसको छेड़ा हुआ याद आता है। देख 53 मिनट्स में पहले आई हूँ ऐसे मजाक में। खैर मुझे पता था मेरा सीक्रेट क्या था जिसलिए मैं जल्दी आगे आती थी। मेरे को तो इनफैक्ट इनके साथ में रमता ही ऑब्वियसली, इनके साथ में बातें करने में, इनके साथ में घूमने में, ऑब्वियसली इनके एक्सपीरियंसेस को देखने में। पर वो कहीं तो मेरे कंट्रोल के बाहर था, क्योंकि मेरे को मेंसेस का प्रॉब्लम चालू था। अब कुछ 56 या 57 मिनट पे एक टेंट तैयार हुआ जिसमें अंदर जाके मैं थोड़ा पीठ फ्लैट कर पाई। और दूसरे दिन हमें कैंप 3 से कैंप 4 जाना था। शेरपा से रिक्वेस्ट तभी से शुरू कर दी, आपको आना है, कल तो आप साथ में चलना। आज तक तो मैं अकेली आई हूँ, यहाँ तक तो एटलीस्ट मैं मैनेज कर पाई हूँ, पर आगे पता नहीं बहुत डिफ़िकल्ट होगा शायद, तो आप प्लीज़ साथ में चलना। तो हाँ हाँ बोला उसने। रात को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मास्क लगा के सोए, क्योंकि हैबिट करना है सिलेंडर का। और सुबह होते ही मैंने रिक्वेस्ट करने लगी, चलो 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 आप चलो, अभी मेरे साथ में चलो। मतलब शेरपा है, सपोर्ट है ना, ऑब्वियसली गाइड है। पर शेरपा ने फिर वहाँ पे मुझे कहा कि यार मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना खा के आता हूँ। थोड़ी नाराज़ थी, पर मैंने सोचा यार भूख के आगे क्या है, पापी पेट की बात है, जाने दो। चलने लग गई। कैंप 4 कहीं दिख ही नहीं रहा, और बहुत ज़ोर से विंडी कंडीशन में, बहुत ज़्यादा विंड, काफ़ी स्नोफॉल चालू हो गया। अब ये स्नोफॉल इतना हेवी था कि गॉगल्स के अंदर भी स्नो बनने लग गया। मतलब जो भाप अपने आँखों की होती है ना, उसका भी स्नो बनने लग गया ऑलमोस्ट। ये कंडीशन में थी मैं, और गॉगल्स से मैं पार नहीं देख पा रही हूँ। और जहाँ पे हम पैर रखते हैं ना, हर स्टेप पे यू आर नॉट श्योर कि क्या एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं पे स्नो, सॉफ्ट स्नो जमा हो गया होगा उसके ऊपर, और नीचे क्रिवास भी हो सकती है। सो अगर उस कदम पे मेरा नसीब साथ ना दे तो शायद मैं काफ़ी मीटर्स अंदर जाऊगी, या शायद कभी मुझे रेस्क्यू तक कर नहीं पाएगी। ये भी डर जान को सता रहा था। लेकिन वो आपको टाई करते हैं ना, रोप, हर एक आदमी को रोप टाई करना पड़ता है, राइट? वो रोप है ना, अभी आप बोलो कोई भी रोप अगर बर्फीय कंडीशन में रहे तो टूटने के कितने चांसेस होते हैं, और कितनी जूनी है कितनी नहीं है उसके बारे में आपको क्या पता है? यू आर नॉट श्योर अबाउट। तो ये सब चेक्स नहीं होते हैं पहले जाने से पहले? आई टेल यू, काफ़ी हद तक इस पर चेक उन रोप्स पर होती है जो कि चेंज की जाती है ऑब्वियसली। पर जब चेंज करने के बाद भी अगर वेदर इतना खतरनाक हो गया कि वो फ्रीज हो गई, और किसकी ड्यूरेबिलिटी अगर टेस्ट की जाए किसी की भी, तो अगर लाइफ की ड्यूरेबिलिटी आप वहाँ पे नहीं बोल सकते हो, वहाँ पे तुम रस्सी और रोप की क्या ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करोगे? यू आर नॉट श्योर क्या हो सकता है। और समझो ये रूट पे रोप लगी है, ठीक है, वहाँ से यहाँ तक अगर रोप लगी हुई है, वो रोप वहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे ही अगर स्लाइड हो गया है तो वहाँ का तो सारा गया ना अंदर। तो आप जाओगे कहाँ अंदर?
यू गेट मी. सो जो रोप है, ये सारे रीजंस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजंस है जिन पे विश्वास करके हम चलते हैं माउंटेनियर्स. पर कई बार कुछ भी हो सकता है, इसकी भी गारंटी नहीं रहती है. कुछ भी हो सकता है इसके मामले में. और कई बार जहाँ पे वो जो फिक्स किया है वो 8 घंटे पहले स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद में वो लूज हो गया. तुम क्या कर सकते हो उसमें? कुछ नहीं कर सकते हो. और वो बेचारा शेरपा भी क्या कर सकता है? वो एजेंसी भी क्या कर सकती है उस मामले में? नहीं कर सकती. उसको पता ही नहीं है कि इधर कुछ हो गया. जहाँ पे कुछ होने का, कुछ नहीं होने का कोई भी पता ही नहीं है, तुमको गारंटी ही नहीं है, तुम नहीं बोल सकते हो कि यार यहाँ पे ये ऐसे कैसे हो गया. ऐसे था. सो इसका मतलब जो भी है, मतलब आपका लाइफ आपके खुद के हाथ में है. बिल्कुल अपनी कफन अपने बैक पर. परफेक्ट. अब चलते चलते स्नो गॉगल्स में हो गया तो रास्ता तो दिख नहीं रहा था, और एक पैच आ गया क्लाइंब का. उस दरमियान मेरे को याद है, मैंने चिल्ला कर कहा था कि आगे वालों का जब भी ऊपर पहुंच जाओगे आप, तो मुझे सिर्फ अनाउंस कर दो कि आप पहुंच गए हो. आई एम अनेबल टू सी एनीथिंग. मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू, बट आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग. पीछे वालों को कहा था कि प्लीज लेट मी नो, प्लीज वेट फॉर माई कॉल कि आई हैव रीच्ड एंड देन स्टार्ट क्लाइंबिंग, सो दैट मेरे क्रैम्पोन से आपको कोई ईजा ना हो. क्यों ना हो? क्योंकि अगर इन केस मेरे क्रैम्पोन से सिर्फ उनका डाउन सूट भी फटता है तो भी उस बंदे को, बेचारे को, एक्सपीडिशन कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकती है. ठंडी भर जाएगी उसके शरीर में. तो इसलिए मैं दोनों को भी अलर्ट कर रही थी. फिर गॉगल्स को अपने आईब्रो पे टिका कर, ऐसे आईब्रो से ऊपर खींचकर यहाँ के गैप में रास्ता ढूंढ रही थी. ये हाल में मैं चल रही थी उस वक्त, और शेरपा भी साथ में नहीं है. चलते 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 लोत्से कैंपफोर तक पहुंची. लोत्से कैंपफोर पे पहुंचने के बाद में शेरपा कम्स एंड सेज, दीदी आप कहाँ थी? मैं आपको बहुत ढूंढ रही. मैंने कहा जो भी हुआ जाने दो, अभी आगे चलते हैं साथ में. अब जो भी है ऐतराज नहीं है, चलो. उसके बाद में ही बिकेम अ कैजुअल फ्रेंड. और मैंने कहा यार मुझे एग्जॉस्ट होने तक मुझे अकेले मत छोड़ा करो. फिर एग्जॉस्ट होने के बाद में आपके भी सपोर्ट में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और मेरे भी सपोर्ट में आप कुछ नहीं कर पाओगे. सो एटलीस्ट उस दरमियान तो आप साथ में आया करो. पर फिर यूं है कि उनके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांधे हो गए, इसीलिए वो बेचारा रुकता होगा बेशक. अब यहाँ से हम आगे चलते चलते लोत्से कैंपफोर से एवरेस्ट कैंपफोर पास में है, इतना सुना था मैंने. और मैं ये सोच के चल रही थी 10-15 मिनट, यानी यहाँ घर से यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए पहुँचना ही समझ के चल रही थी मैं. 2 घंटे हुए, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है, चल ही रहे, टेंट ही नहीं दिख रहे. कैंपफोर कब पहुँचूगी ये जान में यही चल रहा है कि यार अब पहुँचूँ. यूँ चलते 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 कैंपफोर पहुँची, लेकिन टेंट ही नहीं है. टेंट सेट करने के लिए शेरपा ढूंढ रही हूँ. शेरपा उसकी कम्युनिटी टेंट में चला गया और हम सारे ओपन. कुछ समझ ही नहीं आ रहा. 2 घंटे हो गए. 6 बजे पहुँचे हम लोग. ऐसे देख रही हूँ 8 बज गए, अभी तक कोई ऑप्शन नहीं आया, कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई हेल्प नज़र नहीं आ रही है. प्यास भी बहुत लगी है. इतना सारे डिस्टेंस में तो पानी भी ख़त्म हो गया था, जबकि मैंने 2 लीटर बॉटल रखे थे. 1 लीटर रेगुलरली लोग लेके जाते हैं. मैंने 2 थर्मस लेके गई थी, एक किचन वाले का और मेरा, ताकि मुझे पानी कम ना पड़े, और अगर किसी की ज़रूरत पड़ गई तो उसको भी दे पाऊँ. आमी मैन एट हार्ट सी. तो पानी का जो होता है, पानी कितने टाइम तक रहता है, मतलब थर्मस में भी फ्रीज कब होता है वो? थर्मस में तो रहता है काफ़ी देर तक, पर जब आप पी रहे हो, जब भी आप पानी थर्मस से निकाल रहे हो, अगर ढक्कन में कहीं पे पानी का छोटा ड्रॉप भी रह गया तो भी वो थर्मस का लॉक हो जाएगा ढक्कन. तो जब तुम्हें प्यास लगी और अगर तुम थर्मस ना खोल पाओ, मुबारक हो. इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. बहुत ध्यान देनी पड़ती है. यू हैव टू कीप वन टिश्यू इन योर पॉकेट कि आइन वक्त पे जब भी पानी लोगे तुम उसको वापस साफ करके फिर बंद करोगे. ऐसी इतनी थकी परिस्थिति में इन सब चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है. और क्लाइंबिंग के बारे में भी सोचना है, जो डिफ़िकल्टीज आ रही है उसके बारे में भी सोचना है, और ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी सोचना है. मतलब माइंड पे प्रेशर भी कितना है.
I'll tell you, जब तुम जितना close to your passion when you're passionate about particular achievement ना, तो जितना पास आप अपने पैशन की ओर फॉलो करते करते पहुंचते हो और अचीवमेंट के पास आ जाते हो, यू जस्ट फॉरगेट. मुझे तो शू बाइट ही याद भी नहीं बची थी. याद है शू बाइट, मेंसेस, वो पत्थर आया हुआ का डर, वो सिलेंडर गया हुआ का डर, कुछ नहीं याद में था. आई वॉज जस्ट बैक टू प्योरली एंड पर्सन हु वाज पैशनेट अबाउट क्लाइंबिंग. बस इतना ही था वहाँ पे. और इसमें फिर अब जब आप ड्वेल करते हो ना खुद को, जब अपने पैशन में अपने आप को ड्वेल करते हो, तब सिर्फ यही रियलाइज़ होता है कि कितनी छोटी चीज़ों के लिए कितना क्या क्या सह लिया हमने. अब कैंप 4 पे पहुँचे. टेंट मैंने कहा काफ़ी देर नहीं मिला. 9 बजे के आसपास टेंट मिला. कंडीशन तो यूँ थी कि बस सो जाऊँ, पर नहीं, 1 घंटा तो भी मैं वेट करने वाली थी क्योंकि मुझे पानी चाहिए था. पानी गर्म करने रखा तो 4 घंटे देख रही हूँ बस चल रहा है. मेल्ट ही हुआ है अभी तो मेल्ट ही हुआ है. और बस और पानी गर्म भी कैसे करते हो? कोई भी आइस उठा लो हाथ से और उसी को गर्म कर लो. हाँ, आइस लेके आते हैं अपने लिए क्योंकि टेंट के बाहर जाने की कैपेसिटी खत्म हो गई थी. इतना थके हुए थे. शेरपा ने ला के दिया, बॉईल करने रखा है और पानी पीने के लिए. शिद्दत से प्यास लगती है उधर तो फिर. हाँ, उस दिन हम कैंप 4 पहुँचे. दूसरे दिन शाम को 8 बजे हम लोग समिट के लिए जाने वाले थे. और जब समिट के लिए जाने वाले थे तो बस यहाँ पे पूरा डेड जोन क्लाइम करना है अपने को. कैंप 4 से ही डेड जोन स्टार्ट होता है. डेड जोन क्लाइम करना है, समिट पे जाना है, ये बस दिल में था. बीच बीच में बच्चों की आवाज़ आती थी, याद आता था, उनकी याद आती थी. तो ऐसा लगता था कि उनकी मॉम इतनी बड़ी चीज़ करके लेके जाएगी तो मेरी बेटी का टारगेट कितना बड़ा होगा. अगर मैं एक होल्ड छोड़ देती थी तो मेरी बेटी सोचती थी कि मम्मा से ऊपर जाऊंगी, और वो होल्ड पकड़ती थी और मैं उसको 2 और होल्ड ऊपर जाके दिखाती थी कि उसको और चस्का लगे. तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं एवरेस्टर हो जाऊंगी तो इसकी ग्रीड कितनी बढ़ जाएगी टू अचीव समथिंग. और बस यही रूट में मुझे अच्छे से, मतलब यही साथ दे रहा था मेरी. और शेरपा से कहा चलो आज तो आप साथ में चलो, डेड जोन है भाई, मैं डरती हूँ. नहीं दीदी आप चलो ना आगे, मैं आता हूँ ज़रा इधर से आराम से सब रैप अप कर लेता हूँ, आप चलो आगे आता हूँ मैं. फर्स्ट ट्रायंगल क्लाइम करने के बाद में भाई सब आए और मुझे लगा हाँ इसके आगे तो है ही है, इसके आगे होगा ही है. और जान में जान आती है ना जब अपने को कोई सपोर्ट करने के लिए आ गया है, भले वो बहुत कम मदद ले उससे, पर साथ में होने से थोड़ा एक डर ख़त्म हो जाती है. और मैंने बाकी के ग्रुप को एज यूजुअल पीछे छोड़ के आई थी, तो मुझे ये भी था कि मैं अकेली पढ़ ना जाऊँ. अब उस ट्रायंगल पे हम लोग ने सिलेंडर चेंज करके चढ़ने शुरुआत करना था और बहुत बुरी विंड स्टार्ट हो गई. लिटरली स्विंग होने लग गई मैं. और एक छोटा सा रिज एरिया पे अगर आप चल रहे हो तो आपको समझ में आता है कि यार इधर बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है ऐसा लग रहा था. और देख रही हूँ ऊपर से राउंड अबाउट 25 क्लाइंबर्स, फॉरेन क्लाइंबर्स एक्सपीडिशन कॉम्प्रोमाइज़ करके रिटर्न आ गए थे. आई टेल यू वन थिंग, इंडियन पहले तो स्पॉन्सरशिप मिलाने में भी बहुत उनकी जान जाती है. वैसे बाहर अब्रॉड ऐसे हाल नहीं है. और बेचारे जान से खेलने तैयार रहते. क्यों? अभी भी मैं जब भी क्लाइम कर रही थी, जब भी मुझे शू बाइट हुआ था, तब मुझे यूँ लग रहा था कि यार घर का तो कभी भी भर लूँगी पैसे, EMIs, पर व्हाट अबाउट पीपल, द आउटसाइडर्स हु हैव ड्रीम्ड माई ड्रीम, उनका क्या? जो ब्रांड्स ने मुझे सपोर्ट किया उनको क्या जवाब दूंगी? मुझे तो कुछ भी करके ये सक्सेस करना है. वैसे फॉरेनर्स को परेशानी नहीं होती है. तो लिटरली 25 क्लाइंबर्स वापस आते हुए देखे और मैंने शेरपा से, मेरे दिल में यूँ डर लगने लग गया कि शेरपा को देख रही थी, यूँ देख रही थी, शेरपा को देख रही थी, यूँ देख रही थी, क्योंकि यूँ लग रहा था कि अगर शेरपा निकल जाए तो क्या करूँगी मैं.
मुझे शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एक्सपीडिशन। सिर्फ राम नाम जप रही थी एवरी मोमेंट। आई वाज सेइंग कि शायद अब मुझे नेचर साथ साथ दे। एक बार तो लिटरली ऐसे भी बोली, मैंने काफ़ी कष्ट लिया है माँ। यूँ ऐसे ही बोला, मैंने काफ़ी कष्ट लिया है माँ, ये बताने के लिए मदर अर्थ को कि मैंने जो मांगा है काफ़ी बड़ा नहीं है आपके लिए देना। और वेदर धीरे धीरे स्लोली नॉर्मल होने पे आया। एंड आई वाज देयर मूविंग, वॉकिंग 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 वॉकिंग। फॉल्स समिट के यहाँ पे मेरा फिर एक बार पोपट हो गया। वो लिटरली वाइट एंड हो रहा है, मतलब बर्फ एंड हो रहा है एंड ब्लू स्टार्ट हो रहा है वाला मोमेंट। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये माउंटेन खत्म हो गया है, इसके आगे है स्काई, और आगे बिल्कुल 2 सेकंड में समिट होने पे है। मैंने कहा वाओ। और उस पॉइंट पे पहुंची जहाँ पे वो एंड हो रहा था ना, उस पॉइंट पे पहुंची और आगे जाके देख रही हूँ तो आसपास 2.5 घंटे का ट्रैक और बाकी है। हिलरी स्टेप क्रॉस करना है एंड ऊपर जाना है समिट पे। और मैं सुपर एग्जॉस्ट तभी, सुपर एग्जॉस्ट। पर फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी हो जाएगा, दिस विल पास। ऐसे सोच के 2 और कदम करते 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 हिलरी स्टेप एरिया में पहुंची। हिलरी स्टेप एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे अगर क्यू होने की वजह से आप ओवरटेक करने के इसमें, तो एक अच्छा क्लाइंबर, बहुत अच्छा क्लाइंबर, और उसके साथ में उसका शेरपा जो कॉन्फिडेंट था कि ये अपने साथ अपनी स्पीड में क्लाइंब कर लेगा। ओवरटेक करने के मोड में दोनों ओवरटेक कर रहे थे और हिलरी स्टेप पे पैर फिसल गया। जो शेरपा था वो स्ट्रॉन्ग था, वो आगे चला गया था, पर जो क्लाइंबर था उसका पैर फिसल गया। वो पैर फिसला इसलिए शेरपा और क्लाइंबर एक दूसरे के लॉक थे, एंकर थे एक दूसरे से, दोनों भी गए। गिर गए नीचे। हाँ जी बिल्कुल, बॉडी भी नहीं मिली उनकी। तो ऐसे पॉइंट पे पहुंची थी मैं, और थोड़ा आगे देखी तो एक ग्रे, आपको तो पता है डेड जोन में अभी आपने काफ़ी इंस्टा रील्स भी देखे होंगे, तो डेड बॉडीज होती है डेड जोन में, तो वो तो पास करते हुए तुम्हें सब याद आ जाता है। पर इस बॉडी को देख के मैं इमेजिन कर रही थी कि अब जब मैं क्लाइंब कर ही रही हूँ तो ये कैसे गिरा होगा, कैसे, कहाँ से, इमेजिनरी वर्ल्ड में प्रॉपर ये कर रही थी कि ये ऐसे से ऐसे गिरा होगा। ये देख के गई थी मैं, समिट पे पहुंची, पहुंचते ही उड़ी मारी है वैली, बहुत जोर से उड़ी मारी मैंने। लिटरली मैंने कहा यार यही था जिसके लिए मैं इतनी तड़प रही थी ना, लाइक ये था क्या, यही था क्या, लिटरली ऐसे है ना। फिर नीज पे आई, पैर पड़ी, मैंने कहा थैंक यू। पहले तो मदर अर्थ को थैंक यू करना बहुत ज़रूरी लगा मुझे, इसलिए पैर पड़ी। फिर मैंने कहा आई कैन डू इट टू, ऐसे किया और बस साड़ी निकाली, साड़ी पहनी, तिरंगा भगवा दोनों फड़काया। साड़ी पहनने में 45 मिनट गए अपने, जहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा कोई समिट पे रुका नहीं है। मुझे 45 मिनट लगने के पीछे का रीज़न भी यूँ था कि वो रेडीमेड साड़ी थी और क्रैम्पॉन से पास नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे कोई भी ऐसा शेरपा दिख रहा नहीं था जिसके पास सिजर वाला, वो कैंची वाला, कटर वाला हैंग्ड हो, और एक के पास दिखा। जैसे मैंने उसके पास वो देखा, मैंने तुरंत दाई जी प्लीज़, मुझे दाई जी प्लीज़ दो। और फिर बाद में वो कट किया, जैसे नहीं अपने ट्रैक पैंट्स को जिप होती है नीचे, हाँ। ताकि वो टाइट हो तो फिर भी टाइटीज या इसको होती है वैसे, तो वैसे मैंने कट किया उसको। और फिर बाद में मैंने वो पहना, पहनने के बाद में भी साड़ी कहीं पे भी एक जगह पे रुकी नहीं रही, हवा से कोई भी कहाँ पे भी जा रही है उसे फिर वापस समेटो, फिर पहनो, ये चालू था। काफ़ी हद तक मतलब समेटना और खेलना एक ही जैसा हो गया था मेरे लिए। मतलब मैं साड़ी के साथ खेल ही रही थी, ऐसे लग रहा था। फाइनली फ़ोटो पोजीशन में मैंने प्रॉपर सबको बिठा के फिर एक बार फ़ोटो लिया। फ़ोटो लेने के बाद में कॉन्फिडेंस आ गया कि येस आई कैन डू इट, आई डिड इट। फिर वो वी वाला विक्ट्री और एस वाली स्टाइल देने लग गई। अब यूँ था कि मैंने साड़ी में तो सबमिट किया है, पर फिर सबमिट फ़ोटो डाउन सूट में चाहिए। फिर वो निकाली, फिर बाद में उसको फोल्ड करके
हर एक चीज़ पर्टिकुलरली परफेक्ट करने का हैबिट वहाँ पे भी मैं भूली नहीं, वहाँ पे भी मैंने उसे अच्छे से ओसीडी फोल्ड है आपको? काश उसके लिए कोई अवार्ड होता है ना। खैर अवार्ड्स बहुत सारे मिल रहे हैं आजकल, कंटिन्यूअस अवार्ड शोज होती रहती है। कल भी मैं अवार्ड शो के लिए थी कहीं पे, और राष्ट्रीय पुरस्कार था वो भी। अब साड़ी समेट ली, फिर बाद में खुद के पोजेस दिए डाउन डाउन सूट में। फिर मेरे को यूँ लगा कि हमारे ग्रुप के कोई नहीं आया, उनके लिए रुकना है, उनके साथ फोटो खींचने हैं, है ना। फिर बाद में जिनके साथ पुणे से गए थे तो अल्पाइनस ग्रुप से एक और थे, शिवाजी ननवरे करके, PSI थे। अभी उनकी पोजीशन भी सुधर गई होगी, आई एम श्योर। तो उनकी वेट करने का विचार किया, और वेदर ख़राब हुआ बीच में, फिर नॉर्मल हुआ। फिर बाद में शेरपा कहा आपको यहाँ पे क्यों रुकना है? तो मैंने कहा दाई जी वो दूसरे दाई नहीं आए ना हमारे ग्रुप के, उनके लिए वेट कर रही हूँ कि साथ में फ़ोटो खींचेंगे। दीदी अपना ऑक्सीजन नहीं ख़त्म होगा क्या? मेरे को लगा ओ ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऑक्सीजन पे हूँ। फिर चल दिया हम। फिर एक वहाँ पे ना एक कॉर्नर है हिलरी स्टेप पे उतरने के लिए, उस कॉर्नर से मैंने इमेजिन किया था वो बॉडी कैसी गिरी होगी वगैरह। तो वहाँ पहुँचने के बाद में हाथ पैर कांपने लग गए, और उतने में ननवरे दादा दिखे। ननवरे दादा को हाई बाई करके मस्त में वहाँ से निकली मैं। और रिटर्न की जर्नी में आई वॉज टू कम डाउन टू हिलरी स्टेप, पैरों का पूरा शिवर चालू है, पैर काफ़ी शिवर कर रहे थे, बहुत थरकाप हो रहा था। और शेरपा बिंदास, उसको लगा कि ये मैम तो वैसे अकेले कर लेती है बहुत दूर दूर तक, वो बिंदास आगे जाके मोहब्बत पोज में बैठा है। मैं उसे देख के इतना गुस्सा हूँ, ऐसे कुछ समझ ही नहीं रहा था क्या करूँ, पर उसको कुछ भी दिखाया नहीं, एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं किया मैंने, है ना। फिर वो बॉडी को गिरने के पॉइंट तक तो मैं पहुंची, बॉडी को भी देख ली, उसके बाद मैं दूर हाथ फैलाकर वहाँ पे एंकर कर ली खुद को, और चलने लगी हिलरी स्टेप पे। कुछ हार्डली 3 स्टेप मैं चली होंगी हिलरी स्टेप पे, और मैं हिलरी स्टेप पे फिसल गई। बाप रे। लकीली मैं एंकर्ड थी। आप सोचो अगर वो एंकर्ड पोजीशन अगर लूज हो गया होता किसी के वजन से, इससे तो वो एंकर के साथ मुझे लेके जा सकता था। मैं उस मोमेंट पे फिसली हूँ, उस कंडीशन में मैं ऐसी हूँ, एकदम सीधी हूँ, ऑब्वियसली स्ट्रेट, तो मैं ग्रिप भी बना नहीं पा रही थी, उल्टी होके भी ग्रिप बनाने की कोशिश की, ग्रिप नहीं बन रही थी। और अगर मैंने और जोक दी होती तो शायद मेरा एंकर निकल जाता वहाँ। अब जब हिलरी स्टेप पे गिरी थी तो पहले तो फैमिली सारी नजर आ गई, सारा डर भर गया हुआ, सब कुछ इकट्ठा हो गया था, सारी फैमिली के जो जो कोई बहुत दूर का रिश्तेदार भी हो वो भी याद आया मुझे अक्षर। उस दरमियान यूँ था कि बस मुझे कोई वजह मिले मैं खड़ी रह जाऊँ यहाँ पे। हिलरी स्टेप एक ऐसा पॉइंट है ना जो खड़ा रॉक है, सो अगर ग्रिप भी बनाए ना अपने तो शूज स्लिप हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन था। तो उस जॉक से अगर मेरा एंकर निकल जाए तो बहुत बड़ी कठिनाई में होंगी मैं, या कदाचित मेरे को हार और फूल छोड़कर और कुछ नहीं मिलेगा इस जिंदगी से, यूं था। अब एक वेट कर रही थी कि कोई दिख जाए, किसी की सपोर्ट लूंगी, और खड़ी तो रहना है, मुझे वापस जाना है, मुझे न्यूज़ तो लेके जानी थी, बीट एनीथिंग। तो उस वक्त जब एक शेरपा पास हो रहा था, मैंने उससे कहा कि भाई मैं एनर्जी में तो आई एम नॉट डेडली डन, आई हैव स्ट्रेंथ इनफ, सिर्फ मुझे हाथ दे दो, मुझे खड़े कर दो, मैं यहाँ से आगे चल सकती हूँ। हाथ भी मिला, पहुँच भी गई, कैंप 4 पे पहुँच गई। अब मेरी ग्रीड बढ़ने लग गई थी, मुझे यहाँ पे ही रहने का मन था थोड़ा, आई वांटेड टू एक्सपीरियंस मोर। और मैंने ऑक्सीजन है ना बहुत लोअर साइड में कंज्यूम किया था, तो इसलिए मेरा सिलेंडर भी सिर्फ 3 यूज़ किए हुए थे, तो देयर वाज अ स्कोप 5 सिलेंडर्स का टारगेट पर इंडिविजुअल दी जाती है। खैर मैंने 3.5 भी नहीं कंज्यूम की, 3 खत्म हो गए थे सिर्फ। और यूँ था कि अब कैंप 4 पे पहुंची हूँ, मन में तो है कि मुझे रुकना है, एटलीस्ट 4 तो यूज़ कर सकती हूँ, और उतने में मैं कैंप 3 कैसे भी पहुंच जाऊंगी, इतने भी श्योर थी मैं। अब उस शाम को सारे स्पीड में
सॉरी उस मॉर्निंग को 8 बजे सारे क्लाइंबर्स रिटर्न जाने के लिए निकले और मैंने शेरपा से कहा दई जी मैं नहीं निकल सकती हूँ, मुझे रुकना है। दई जी बोले क्या हो गया, याद है आपको एलरी स्टेप, मैंने कहा आप छोड़ के आगे जाके बैठे थे, मुझे ज़रा एजेंसी के बंदे से बात करनी है। तो उसे उस वक्त लगा कि सीरियसली, और मैंने कुछ भी कभी भी नहीं बताया, एजेंसी को भी नहीं बताया कि क्या सीन हुआ था, पर यूँ था कि मुझे टाइम चाहिए था उससे यहाँ पे रुकने के लिए। तो मैं यूँ चाहती थी कि एजेंसी के लोग वापस आने तक 5 बज जाएंगे शाम को, और तब तक तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ कैंप 4 पर। पानी का जुगाड़ तो होने वाला है, ये मेरा मेंटल कंडीशन यूँ था ना कि सब कुछ होने वाला है, परफेक्ट होने वाला है, सेफली होने वाला है, ये बता रहा था मुझे। तो आई सो हैप्पी कि सब जैसे मन कह रहा है वैसे ही हो रहा है सब। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे ऑक्सीजन मास्क निकाल कर आई वांट टू ट्राई दिस द कैंप 4 एट द कैंप 4 एटलीस्ट। तो आई रिक्वेस्टेड एंड ही सेड बस इतना रखना याद में दीदी कि मास्क यहीं पे रहने दो, इमरजेंसी आते ही तुरंत मुंह पे लगाना। मैंने अग्री कर लिया क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी सर्वाइव करना था। और सारी फॉर्मेलिटीज एक्सेप्ट करने के बाद में मैं विदाउट मास्क 5 बजे तक शाम में वेट की। यूँ सिलेंडर एकदम मेरे हाथी के पास रहता था। अगर इनकेस मेरा शेरपा तो सो ही रहा था तो मैंने क्या किया, नेबर्स टेंट्स में जहाँ पे भी स्टोव का आवाज़ आ गया, ग्लूटेन गैस का आवाज़ आ गया, वहाँ पे जाती थी और बस बैठी रहती थी, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क यहाँ भी, और उनका जो पानी का बॉईल होने का सिचुएशन रहता था ना, वैसे मेरा ऐसे बैठने का सिचुएशन रहता था। आई यूज्ड टू लिटरली लुक इनटू दैट वाटर एंड स्टेयर एज इफ आई नीड इट। पर मैं कभी बोली नहीं उनको कि मुझे पानी चाहिए, क्योंकि मैं जानती थी कि वहाँ पे एफर्ट्स लगते हैं ग्लूटेन गैस भी अरेंज करने के लिए। तो उनको वैसे देख ही रही थी मैं कंटिन्यूअस, और दही खुद पूछ लेते थे वहाँ के, दीदी पानी लोगे? तो एकदम साधा फेस करके हाँ चलेगा यूँ कर लेती थी। अब वो पानी मिल जाता था, पानी बॉडी को सफिशिएंट मिल रहा था, हाइड्रेटेड होने की वजह से, जैसे every little bit of water that goes in your body also helps, or rather body converts it into oxygen and supports the body to keep in a moving condition. तो वो मैं रियलाइज कर रही थी वहाँ पे। और उस दरमियान इनफैक्ट मैं पानी पीते हुए तो कैप भी मेरा टूथ कैप भी निकल आया था, वो भी याद है मुझे। उसके एक रात पहले जब हम समिट से वापस आए थे तब आपने 14 पीक्स सुना है ना? 14 पीक्स के निम्स दाई के बारे में सुना होगा बिल्कुल। हाँ जी, तो निम्स दाई जी को हमने कॉल किया था उस रात को। मेजर चिराग थे हमारे साथ में, to arrange an oxygen cylinder for Haryana girl who was in a struggling condition, क्योंकि उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। तो दई जी ने यूँ कहा था कि कैंप 4 पे 1 CR for 4 liter cylinder, which was very difficult to bear for us. कैंप 4 पर कोई भी पैसा लेके नहीं जाता ना ऑब्वियसली, तो वहाँ पे कैसे पेमेंट करेंगे? तो इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी अरेंज नहीं हुआ था उस दरमियान। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ में चल रहा था ये जर्नी, पर यूँ था कि अपने लिए काफ़ी पॉजिटिव साइड दे रहा था नेचर। रुकने के बाद में आई न्यू कि मेरा एक सिलेंडर बचा हुआ था, पर यूँ था कि जिस आधा सिलेंडर अगर मेरा बचा, जो अभी मेरे सिलेंडर जो यूज़ कर रही हूँ मास्क एंड सिलेंडर, वो भी आधा सिलेंडर भी सफिशिएंट था मुझे कैंप 3 जाने के लिए। एंड विदाउट ऑक्सीजन रहने का ट्राई करने की पीछे का रीज़न यूँ था कि आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस मोर, आई वांटेड टू टेस्ट हाउ मच मोर कैन आई डू आफ्टर बीइंग अ मदर ऑफ 2, आफ्टर बीइंग ऑल व्हाट आई हैव डन सो फार। तो आई वाज एबल टू सर्वाइव, आई वाज वेरी फिट बिकॉज हाइड्रेशन भी टाइम पे मिल रहा है। और कहते हैं ना कुछ आप कुछ अच्छा करते हो, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर सेइंग है उसकी हिंदी में, डू गुड एंड गुड विल कम बैक टू यू। तो मेरे साथ में ऐसे ही कुछ एक एक्सपीरियंस रहा। आई वाज इन बेस कैंप, तभी मैंने
एक सेट ऑफ मैक्स प्रोटीन बार्स आई वाज फीलिंग कि इस ग्रुप को दे दो, शेरपास के ग्रुप को, क्योंकि कष्ट करते हैं। तो मैंने अपने शेरपा को दिया था, मैंने कहा आपके दोस्तों के साथ खा लेना। और शेरपा ने मुझे उसमें से एक बार दिखाया और बोला दीदी आप भी खाओ ना। तो मैंने कहा खा लेती हूँ, ओट्स का है तो ऑब्वियसली हेल्पफुल तो होगा। तो प्रोटीन बार खाया, हाइड्रेशन लिया, हाइड्रेशन लेकर कैंप 4 से कैंप 3 की ओर जाने का था अब। तो एजेंसी के जो ओनर आए तो दाई जी बोलने लगे दीदी हमारे लिए तो टेंट ही नहीं है, फिर हम कहाँ सोएंगे। तो मैंने कहा दाई जी हम अभी निकल रहे हैं बेशक, और निकल आए। अब कैंप 4 से 5 बजे जब हम निकले, कैंप 3 पहुंचे, तो 6 बज गए थे, कुछ भी नहीं, और विदाउट ऑक्सीजन चल रहे थे। तो एकदम मस्त स्पीड में अपने ऐशो आराम वाली ज़िंदगी लग रही थी उस वक्त, क्योंकि एक्लिमेटाइज हो गई थी बॉडी, काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रही थी बॉडी। कैंप 3 पहुंचने के बाद में अब यूँ था कि नहीं यार यहाँ से आगे नहीं जा रहा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुकना है, थोड़ा तो रुकना है बिल्कुल। बेशक कैंप 4 से सीधा कैंप 2 जाते हैं सब, पर मैंने शेरपा को एक बात याद दिलाई जो हम समिट के लिए जाने से पहले हुई थी। एक क्लाइंबर मीनिंग एक रूट ओपनिंग शेरपा ऊपर से आ रहे थे शाम को, एंड हेवी विंड्स की वजह से उनको रॉक तो दिखा नहीं था, और इसलिए वो रॉक उनके पैर तक पहुंचा है वो भी पता नहीं था, और थप से उसके पैर पे लगने के बाद में फ्रैक्चर आया था। और लकीली उन्होंने अच्छे शूज़ पहने थे जो हम लोग पहनते हैं, इसलिए पैर टूटा नहीं तो पैर टूट जाता वहाँ पे। तो वो हेवी रॉक फॉल एरिया में से पास करना है कैंप 3 से रिटर्न जाते हुए। तो मैंने कहा दाई जी ये अपने फेवर में नहीं जाएगा, देखो आपको क्या कहना है। तो दीदी जाते हैं ना, पर ऐसे बोलते ही मैंने तुरंत दूसरी कहानी बना ली, कह कर कि दाई जी पता है हमारे यहाँ ना लड़कियाँ 6 के बाद घर से बाहर नहीं जाती, तो हम टेंट से बाहर नहीं जाएंगे। तो उनको यूँ लगा कि ये ज़्यादा रीजंस बनाने से अच्छा है कि एक्सेप्ट कर ही लो। वो अपने कम्युनिटी टेंट में चले गए, और मुझे वो प्रीमियम क्लाइंट जो आए थे चाइना से, उनकी टेंट मिल गई लकीली। तो उस टेंट में आई वाज लाइक रेस्टिंग देयर, और बीच में ही कड़कड़ करके आवाज़ आया जब हेवी विंड्स होते हैं ना, तो और वैसे ही अपने जिप्स तो कुछ लगती नहीं है, सारी टूट जाती बर्फ़ की ठंडाई से और सबसे। तो बहुत कड़कड़ हो रहा था, उसमें प्लास्टिक जैसा कुछ बजा, और मुझे लगा कि यार कुछ तो है खाने के लिए, और मन किया कि यार देख लेते हैं। देखी तो सूप की पैकेट थी, दाई जी को आवाज़ लगाया, दाई जी उनके टेंट से आके मैंने कहा ये सूप की पैकेट मिली, उन्होंने बोला अच्छा है अपन दोनों भी पी लेते हैं। और सूप बना के लेके हम दोनों ने सूप पिया, फिर बाद में वो जाके अपने कम्युनिटी टेंट में, और मैं इस टेंट में। यहाँ पे एक छोटी चीज़ एक्सपीरियंस की थी जो मैं काफ़ी बार भूल जाती हूँ, कई लोगों को पता भी नहीं है शायद। कैंप 2 पे रोटेशन के लिए आए थे हम, तब अकेले एक टेंट में रुकना कितना डिफिकल्ट होता है वो मुझे समझ में आया था, क्योंकि अकेली लेडी थी आउट ऑफ ऑल। बाकी ये सारे जेंट्स थे तो बाकी सारे अपने एक टेंट में चले गए, मैं अकेली पड़ गई थी, और इतनी ठंडी लग रही थी कि कुछ मतलब दांत पे दांत जो बचते हैं ना, कुछ भी नहीं है उसके आगे। मतलब यू कांट रेजिस्ट, वहाँ पे रुकना भी नहीं पॉसिबल है, इतनी ज़्यादा ठंडी। तो अब जब मैं कैंप 3 पहुंची थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसी ठंडी होगी, और प्रीमियम स्लीपिंग बैग थी, पर वही मेरे को यूँ लग रहा था कि प्रीमियम क्लाइंट की प्रीमियम स्लीपिंग बैग थी, पर मुझे यूँ लग रहा था कि फिर भी ठंड तो लगेगी, अकेली हूँ टेंट में, थोड़ी सी तो डर तो गई थी मैं बेशक, पर हर डर के पीछे एक एक ये रहता है जो एक्सपीरियंस होता है, और मुझे वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी, क्योंकि मैं एक्लिमेटाइज हो गई थी, पानी टाइम टू टाइम बॉडी को मिल रहा है, खाना ऊपर से प्रोटीन बार भी मिल रहा है, और क्या चाहिए बॉडी को, सब ठीक ठाक चल रहा था। हम लोग सुबह उठते ही शेरपा को आवाज़ लगाकर बुलाने के बाद, शेरपा आने के बाद हम कैंप 2 पहुँचे। कैंप 2 जब पहुँचे तो सब सुपर डन, इवन रीना तो लिटरली पुअर थिंग, शी वाज लाइक दिस, नहीं हो रहा है, बहुत पेनफुल है ये हाल में। बाकी सब भी बहुत थके हुए क्योंकि उनको बेचारों को रेस्ट ही नहीं मिली है।
मैं पूरे एक्सपीडिशन में रिटर्न आते हुए भी उतनी ही रेस्ट लेते आई हूँ जितनी जाते हुए एनर्जी कंजर्व कर रही थी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी कंजर्व करते करते ही आई हूँ मैं नीचे। तो मुझे काफ़ी हद तक यूँ लग रहा था कि थैंक गॉड फॉर मेकिंग मी और गिविंग मी दिस आइडिया ऑफ मेकिंग मी वेट देयर एंड एक्लिमेटाइजिंग। ऑब्वियसली अगर कुछ वेदर ख़राब हो जाता, कुछ नियति नेचर की बदल जाती तो शायद न्यूज़ होती, पर मैंने फिर भी रुकने की कोशिश की थी। तो और ये सब हर बार नहीं आता है लाइफ में। मैं ये तक नहीं जानती हूँ कि कांचनजुंगा, अब मैंने जब एक्सपीडिशन प्लान किया है कांचनजुंगा जाने के लिए, तो किस ईयर जाऊँगी या कब मैं फिर एक्सपीरियंस करूँगी, क्योंकि स्पॉन्सरशिप के बिना हो नहीं सकता है। अब 25 lakhs एवरेस्ट के टाइम पे घर से भेजे थे हस्बैंड ने, तो इससे आगे इट वाज नॉट पॉसिबल। तो मैं हर एक चीज़ जीना भी पसंद कर रही थी उस वक्त। अब कैंप 3 से कैंप 2 आई, इनसे ये कंडीशन थी और इनको निकलना था, और शेरपा को लगा कि मैं शायद इनके साथ निकल जाऊं, तो शेरपा रिक्वेस्ट करने लग गया, दीदी अब नहीं जाएगी प्लीज़, आज नहीं जाएगी, आज रुकेगी। शायद उनको कुछ तो न्यूज़ आई थी ऊपर से कैंप 4 से ऑन वॉकी कैंप 2 पर, हमें तो पता ही नहीं था शेरपा को और मुझे, तो शायद उनको डिस्कस करना था उसके बारे में। उनकी कम्युनिटी ग्रुप से मिलने के बाद भी एक रहता है ना कि भाई दोस्तों के बीच आ गया हूँ मैं, वो भी एक रह सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके रीजंस, उसके रीजंस। तो मैं पहले तो भाव खा रही थी, पर मेरे मन में तो नहीं था कि मेरे को वहाँ से वापस आना है, मुझे थोड़ा देर तो रुकना है, थोड़े दिन तो रुकना है, ऐसा लग रहा था। और इमेजिन द वर्ल्ड अराउंड यू इज जस्ट वाइट माउंटेन्स, नाइस ब्यूटीफुल सनसेट एंड नाइस ब्यूटीफुल सनराइज। कहाँ तुम्हें लगेगा उसे छोड़ के जाओ? बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, डिफिकल्टीज, सारी डिफिकल्टीज के आगे मात करोगे तब जाके ही तो तुम आगे जाओगे, पर उसके अलावा भी इसमें कुछ अच्छा भी है जो जीना ज़रूरी है, जो मैं जी रही थी उस वक्त। तो मैंने बाद में फिर एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, रुक लेंगे हम, और कल सुबह जाएगी। शाम को अब थोड़ी थोड़ी नेपाली भाषा आने लग गई थी, समझ में आने लग गई थी, आने तो क्या ही आने लगी थी, लेकिन हाँ समझ में आने लगी थी। 42 दिन का संगत जो हुआ था उनके साथ में, तो उसमें मुझे यूँ समझ में आ रहा था कि ऊपर जो डम एंड डेफ रिकॉर्ड बनाने वाला था एवरेस्ट समिट करके, कि फर्स्ट एवरेस्टर डम डेफ, ही इज़ मिसिंग, अभी तक उसकी बॉडी भी नहीं मिली। और दूसरी न्यूज़ वहाँ से ये आई थी कि जो नेवी में मलेशियन टीम से जो आया था, जो नेवी में था, वो अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट। तो ये दो न्यूज़ वहाँ से आई थी। एंड इनफैक्ट आई वाज इवन थिंकिंग कि यार इज़ द गर्ल सेफ, बिकॉज ये जो चाइनीज़ गर्ल थी प्रीमियम क्लाइंट, उसको देख के भी मुझे यूँ लग रहा था कि इफ़ शी कम्स बैक, तो उसको देखूंगी तो मुझे यूँ लगेगा जान में जाना है ऐसा। शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर बेशक, पर मेरे मन में यूँ था कि वो भी आ जाए सेफ, क्योंकि मैंने इनको भी देखा था, ये भी स्ट्रॉन्ग और सेफ थे क्लाइंबर्स। अब कुछ नियति पता नहीं चलती है ना, उस वक्त क्या होने पे है वो पता नहीं चलता है। अब यहाँ से हम कैंप 2 से कैंप 1 जाना था। कैंप 1 रुकना तो है नहीं, कैंप 1 से सीधा बेस कैंप जाना है। ये रूट में वो शूबाइट डेवलप हुई यादें भी थी। यही रूट की काफ़ी कहानियाँ मैंने शेरपा से सुनी, जो कई बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स ऐसे डेंजर हुए हैं कि लिटरली धुल गया है सारा, लिटरली एवलांच होकर पूरा कैंप 1 पूरा तहस महस हो गया है। सो ऐसे काफ़ी चीज़ें हुई मैंने सुनते सुनते आ रही थी। मैंने हर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी लग रहा था, तो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था सब कुछ। फिर कई रील्स के लिए मैंने वीडियोस निकाले, और फिर बेस कैंप पहुँच गई। बेस कैंप पहुँचते ही फ़ोन को मैंने वाईफाई एक्सेस लिया किसी से, बोरोड था ऑब्वियसली, क्योंकि आई कुडंट अफोर्ड, आई टोल्ड यू, बोरोड एक्सेस पे इमीडिएटली फ़ोन को वाईफाई कनेक्ट हुआ ही नहीं, कॉल्स टैप 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 टैप, सबके घर के मैसेजेस टैप टैप टैप।
हस्बैंड से बात हुई, ही सेड आर यू ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन ना, सब ठीक है ना। और एक दिन लेट आई तू वापस, क्या हुआ, ऊपर कुछ हुआ था क्या, आर यू सेफ? आई एम फिट एंड फाइन, इनफैक्ट मैं मेरे चॉइस से लेट आई हूँ, क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू एक्लिमेटाइज एंड रियलाइज कितना मेरी स्ट्रेंथ है, कितना कुछ मुझे सपोर्ट कर सकता है। तो ये सब कर रही थी मैं, और जब आई हूँ तो फिर एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है ना। तो उतने में ही मदर इन लॉ का फ़ोन आया। आई टेल यू, आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड, एंड मेरे इन लॉज भी आर फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। Like my mother-in-law, if I say, if she goes out, maximum at the highest that she would spend would be like 1,000 rupees. अभी भी उसके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। वो कॉल करते हैं, मुझे बोलते हैं सुविधा, मेरे जो ज्वेलरी है वो भी मैं दे देती हूँ, तू हेलीकॉप्टर करके वापस आ, तू काफ़ी थक गई होगी, बड़े जान बहुत बड़ी जंग जीत के आई है, ऐसे है हमारे लिए काफ़ी हद तक। और नगर जिले में एवरेस्ट मैं हूँ। अब उनके गांव का नाम पूरे नगर जिले में हुआ तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वैसे ही मेरे स्कूल साइड में आई आई और मेरे मायके साइड में, आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। इनफैक्ट मेरी लाइफ, एक लड़की जो मंदिर के बाहर एक नाला था जो सूखा था, उस पर मेरी मम्मा ने फल्ली डालकर संसार समेटा था। काफ़ी सपोर्ट हुआ है मुझे बेशक, बिकॉज मस्कीटोज ना काटे इसलिए किसी फैमिली ने मुझे उनके घर पे रेस्ट करने लगाया है। काफ़ी हद तक उन्होंने मेरे एजुकेशन पूरा स्पॉन्सर्ड था। फिर भी रात को लाइट लगाना भी हमारे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि उतने घंटे लाइट चलेगी, 90 रुपये बिल आएगा, ज़्यादा आएगा, ये डर था। सो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आई हूँ मैं, और इस मुकाम तक पहुंचकर भी मुझे मैं यूँ चाहती हूँ कि मेरे जैसे हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म मैं क्रिएट कर पाऊँ। वो मेरी बहुत बहुत दिल से करना चाहती हूँ, और मैं करना पसंद करने के पीछे भी यही है कि जो वो लोग मिस आउट करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ मिस आउट करते हैं लाइफ में, क्योंकि उनको एक्सेस ही नहीं है। आप देखो ना, आप प्रीमियम स्कूल्स में क्लाइंबिंग वॉल एक्सेसिबल है, वही आप अगर देखो नॉर्मल स्कूल के बच्चों के लिए क्लाइंबिंग वॉल अवेलेबल नहीं है, जबकि ओलंपिक में गेम है। इट्स जस्ट 3 years ओलंपिक में आई हुई गेम है। तो उन बच्चों के लिए अगर प्लेटफॉर्म, अगर हम्बल बैकग्राउंड के बच्चों के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म क्लाइंबिंग वॉल ऐसी क्रिएट हो जाए, तो उसमें भी गोल्ड और सिल्वर लाने में हेल्प करेगी हमें, बेशक करेगी। इसमें लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, राइट? बेशक, उसलिए बहुत ज़रूरी है सपोर्ट। अब ये मैं जब बेस कैंप पे थी तो उन्होंने मुझे कहा कि 1.5 लाख रुपए खर्चा होगा, तू आ जा बेटा, पर तू आ जा, फैमिली को बहुत ज़रूरी है तू। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मैं फिट एंड फाइन हूँ, ज़रा भी परेशान नहीं हूँ मैं, ज़रा भी पेन नहीं है मुझे। और आप बताओ, 3 दिन में मैं काठमांडू पहुँच जाऊँगी 3 दिन में। इन 3 दिन को बचा कर, चलकर ना आकर, हेली से आकर, क्या मैं वो 1.5 लाख रुपए 3 दिन में कमा पाऊंगी? नहीं। सो ये समझो, और मुझे चलकर आने दो। ऑब्वियसली मुझे पूरा ट्रैक वापस एक बार देखने का भी मन था, और उनको भी ये बताना ज़रूरी था कि इतना एक्सपेंसिव करना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। और आई एम फाइन ना, अगर मैं एग्जॉस्ट होती, अगर मैं डन थी, मैं टायर्ड थी, जब हेल्थ ही साथ ना दे तो फिर इंसान ने हेल्प लेना ज़रूरी है। पर जब हेल्प की ज़रूरत नहीं है तो तुम क्यों क्यों ना खुद खड़े रहो, डटो, और फेस करो। तो यूँ मैं चल दी, काठमांडू पहुंची। फिर बाद में इंडिया पहुंचने के बाद में फिल स्टेशंस हुए। इवन अपने सीएम सर शिंदे, एकनाथ शिंदे सर, ऑनरेबल सीएम ऑफ महाराष्ट्र, ऑल्सो केम फेलिसिटेटेड मी। सब कुछ हुआ, पर अभी भी मैं अभी कांचनजुंगा के लिए निकल रही हूँ, पर अभी तक मुझे कोई सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं आया। जैसे सब हर दम पर मैंने कमिटमेंट किया था फैमिली से कि मैं वापस आने के बाद आई विल बी एबल टू अर्न। आई हैव स्टार्टेड मोटिवेशन स्पीचेस एंड एवरीथिंग, पर ऐसी कोई अमाउंट नहीं आ रही है जिससे मेरा पेमेंट्स या EMI सपोर्ट कर पाऊँ मैं। तो ठीक है, हर एक से एक्सपीरियंस तो आता ही है बेशक।
अभी मुझे कांचनजुंगा और अष्टहजारी यूँ करनी है क्योंकि आई वांट टू सेट एन एग्जांपल फॉर अ वुमन, अ मदर, बिकॉज जब एक वुमेन सोचती है या एक लड़की सोचती है कि शादी होने के बाद मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो आई हैव एक्चुअली अचीव्ड एवरीथिंग, or rather I am an achiever, a mother achiever. After 2 kids I was able to achieve the summit of Mount Everest, obviously. पुणे से अपने सेकंड एवरेस्टर हूँ मैं. मेरे मई के साइड में भी कोई एवरेस्टर नहीं थी. यूँ है कि बहुत ज़्यादा देर लगाई मैंने अचीवमेंट लाने के लिए, पर तगड़ी लाई. बिल्कुल, डेफिनेटली. और जो भी आपने अचीव किया है अभी, जैसे हमने पूरे पॉडकास्ट के थ्रू बात की, मुझे ऐसे लग रहा था कि हर एक आपके स्टेप पे मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ. जो ये एक्सपीरियंस आपने जो शेयर किया है, और डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑडियंस को भी ये जर्नी ऐसे लगेगी कि वो खुद ये जर्नी पे है अभी पॉडकास्ट सुनते सुनते. तो बेशक. डेफिनेटली आपने जो इनसाइट्स दिए वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. थैंक यू. जब भी अपनी डेडिकेशन होता है ना, जो भी कोई स्केड्यूल, कुछ भी कोई भी अचीवमेंट आपको चाहिए, उसके लिए स्केड्यूल प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. और स्केड्यूल प्रिपेयर करने के बाद सिर्फ स्केड्यूल प्रिपेयर कर कर छोड़ नहीं सकते, उसको डेडिकेशन देना भी बहुत ज़रूरी है. वो प्रॉपर फॉलो करते हैं ना, तो शायद अपनी अचीवमेंट वहीं पे शुरू हो जाती है. वही मेरे लाइफ में हुआ, जबकि मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे को कोई 25 लाख तक लोन कर कर एवरेस्ट भेजे आफ्टर मैरिज, 2 बच्चों को छोड़कर इतने दिन. और हस्बैंड हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव. ही हैज़ बीन, आई गेस आई एम वेरी लकी फॉर दिस. और उसके आगे चलकर जो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ वो है कि आई वांट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर अ स्टैंडर्ड, like a humble standard crowd who should get in access to these games, these courses, mountaineering courses, basic mountaineering courses, normal rescue training courses. So I wish to create a platform for them. ऊपर से even I wish to have a climbing wall for Baner city as well as in Mumbai. So there are many things that I'm planning for. I'm looking to brand the brands, if in case anyone's looking to sponsor me for Kanchenjunga expedition as well. The next title I want to achieve is Ironman. So even dreaming for that. काफ़ी कुछ करने पे हूँ, कुछ हो जाएगा शायद, कुछ नहीं होगा शायद, पर मैं हार नहीं मानना चाहती हूँ. I will always give my best. I am looking forward to see adventure companies to reach out or get connected by any way and source, whichever possible. I am on Insta, Facebook, looking for support to reach the next expedition as well. I also take base camp treks. So in case people want to go to base camps, Annapurna, Everest Base Camp, or any of those, or Himalayan treks, or expeditions, I am also doing that. काफ़ी कुछ करने लग गई हूँ, देखो बड़ी हो गई हूँ. काफ़ी कुछ करके आप इतनी सारी फीमेल्स को, इंडियन फीमेल्स, इंडियन वर्ल्ड वाइड फीमेल्स को आप इतना इंस्पायर कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है. That's my pleasure. Actually, God gave me this opportunity and I'm really thankful for that. जाते जाते कुछ एक बात आप सारे फीमेल्स आउट देयर उनको बोलना चाहोगे, कहना चाहोगे, तो क्या होगा वो? See, every woman is, or rather a female body or a model is designed that way that she is multitasking. So nothing is impossible for her. Only she shouldn't forget that she also exists and she must live that. The day she lives that is when everyone will be self-dependent, and when they will be self-dependent, they'll get an opportunity to serve themselves, serve their needs. So you hai ki they must make them self-dependent, make people self-dependent, make children self-dependent. Yes, going to a mountain is casually a trek for everyone. But I must also tell you, there is a huge possibility
of natural accidents. So even a small rock that fell from Sinhagad on one sir's head, he is still in coma. So ऐसे कुछ भी हो सकता है. इसीलिए better train them first and then send them to mountains. Help us to keep nature clean. Why? Because when I was going to see Sahyadris, I told you plastic. कल को तुम ही तुम्हारे बच्चों को सह्याद्री में या कोई भी फोर्ट पर या हिस्टोरिक प्लेस पर भेजोगे नहीं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक गिरा हुआ है. एनकरेज योर चाइल्ड टू नॉट थ्रो इट डाउन, इंस्टेड गेट इट बैक होम. गिव देम अ ब्राइव इफ दे नीड, बट ये चीज़ क्लियर कर लो. फिर मदर्स शुड ट्राई देयर बेस्ट टू गेट द जनरेशन आउट फ्रॉम द एडिक्शन ऑफ गैजेट्स and get them on the floor workout. Get them close to nature. Get them to do something which is productive and engages them sufficient. Right? That's the best thing they can do. Totally. आज का जो इतना बड़ा विजडम आपने हमें दिया है, मुझे लगता है कि ये एपिसोड मैं खुद 4-5 बार देखने वाला हूँ कम से कम. इट वॉज सो थॉटफुल और इट वाज सो वाइज ऑफ यू कि आपसे मैं एक प्रॉमिस लेने वाला हूँ आज. एंड दैट इज, आप जब भी आयन मन करके आओगे, कंप्लीट करके आओगे, वी आर डूइंग वन मोर पॉडकास्ट विथ यू. बेशक बेशक, बिल्कुल. आई वुड लव टू कम एंड टॉक टू एवरीबॉडी. इनफैक्ट आई एम so I mean, I also go for motivation speeches, right? So I love to stay grounded and I be with them. I love to spend more time, ask their questions, get to know what I can serve them with. Why? Because I've got little experience which can be explored as well. So वही शेयर करने की कोशिश करती हूँ. जी, लेकिन थैंक्स अ लॉट एक्चुअली पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इस बार जब मैं बात कर रही हूँ तो 8 और 9 हज़ार लोग एक साथ में ये देख पाएंगे. डेफिनेटली. मैं जब कहीं और जाती हूँ तो बस 100 लोगों से मैं ये डिस्कस करके क्लियर हो जाती हूँ. सो दिस इज रियली अ गुड प्लेटफॉर्म यू ऑल हैव क्रिएटेड. थैंक यू सो मच. और मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन पावर ऑफ वॉइस. आपने आपका कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पे आए हमारे लिए. एंड आई एम ग्रेटफुल कि गॉड हैज मेड मी वर्थ इट. डेफिनेटली. एंड यू आर वर्थ एवरीथिंग मोर. I hope you achieve and I pray you achieve everything in life. आपके जितने भी ambitions है, आपके dreams है, वो सारे आप complete करो and you flourish all the women out there और उनका नाम आप रोशन करो. And definitely lots of love to your family, your kids from my end. Thank you. And thank you so much for being here. Thank you again. Thank you.